Hello, good evening, everybody. So we are doing Dum series, decoding UPSC mindset for prelims 2026. इस सीरीज का जो मेन मोटिव यही है कि जो आपने लिमिटेड नॉलेज अब तक एक्वायर की है और जब आपका जो एग्जाम आने वाला है आफ्टर 20-25 डेज, अब उस लिमिटेड नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है. वी हैव टेकन अराउंड 25 लेक्चर्स, 27 लेक्चर्स इन दिस सीरीज. कुछ और लेक्चर्स रिमेनिंग है. 2017 का पेपर, 16, 15 एंड लास्ट में 2025 का पेपर हम डिस्कस करेंगे. एंड विद दीज 8 और 10 लेक्चर्स आपका सीरीज खत्म हो जाएगा. बट मेक श्योर दैट आप इस सीरीज को शुरू से लेके देखें ताकि जो ये आइडिया है कि आपको अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है ये आपको क्लियर हो सके. बिकॉज प्रीलिम्स निकालने का एक ही तरीका है, लिमिटेड नॉलेज को एक्वायर करें और पीवाईक्यू के बेसिस पे वो माइंडसेट बनाएं कि कैसे उस नॉलेज को अप्लाई करना है. विद द राइट बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स यू कैन क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम easily in the sense that you will get 15-20 marks above cut off. क्योंकि ये डाइसी है प्रीलिम्स, पर उस चीज को आप कैसे थोड़ा सर्टेन कर पाएं इसका एक ही तरीका है, कैसे आप यूपीएससी के माइंडसेट को समझ पाते हैं. बहुत सारे टॉपर्स इस एग्जाम को स्टार्टिंग में क्लियर नहीं कर पाते, प्रीलिम्स फेज को जो ये स्टेज होती है, बिकॉज दे हैड नॉलेज बट दे डिडंट नो अबाउट हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज. और इसीलिए ये हमने सीरीज लेके आए हैं. आई होप दिस सीरीज मस्ट बी हेल्पिंग यू अ लॉट. और हम इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट्स को ऐसे देख रहे हैं कि हमें यूपीएससी का माइंडसेट समझ में आया है कि वो स्टेटमेंट कैसे सेट करता है एग्जामिनर. एंड वी हैव ट्राई टू डिकोड वेरियस पैटर्न्स एंड वी कैन कॉल इट एज एल्गोरिदम, पैटर्न्स, कुछ भी कह लें इसको. मतलब आपको समझ में आ गया कि एग्जामिनर के पास खुद लिमिटेशंस हैं स्टेटमेंट्स बनाने की, क्वेश्चन बनाने की. एंड इफ यू एनालाइज दैट थिंग, फिर आप एग्जाम में जाएंगे एज एन एस्पिरेंट एज वेल एज एन एग्जामिनर जो क्वेश्चंस को सेट कर रहा है, उस माइंडसेट के साथ आएंगे. फिर आपको हर क्वेश्चन नॉलेज के बेस पे नहीं करना है. देन यू विल स्टार्ट अप्लाइंग दोज पैटर्न्स जो आपने इन पेपर्स में 10-12 साल के पेपर्स में सीखा है. दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल. तभी ये सीरीज कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर पीवाईक्यू एनालिसिस. यहां पे हम सिर्फ आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आंसर पे कैसे पहुंचा जा सकता है वो सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और कैसे एग्जामिनर का माइंडसेट है. वी आर डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स. हमने लास्ट में पेपर किया था 2018 का, उसमें हमारे 10 क्वेश्चन रह गए थे, 10-12 क्वेश्चन रह गए थे. वी विल फर्स्ट कंप्लीट दैट पेपर एंड देन वी विल स्टार्ट विद 2017 का पेपर. अब हमारा था, हमने खत्म किया था 87 नंबर क्वेश्चन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 88. मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय. अब आप देखेंगे ना, ये सारी जो भी हैं बॉडीज, आईपीसीसी, यूएनईपी सेक्रेटरीट या यूएनएफसीसीसी या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल आर एसोसिएटेड विद क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट. अब अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तभी ये करने का फायदा है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन विल बैकफायर. पर आपको इतना पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में एटलीस्ट अगर मेरे को कोई मार्क करना होगा तो मैं आईपीसी से तो मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बॉडी है क्या करती है, क्लाइमेट रिलेटेड रिसर्च करती है, ये एक्शन की बात नहीं करती है. मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ. अब इस रिपोर्ट में जो नाम लिखा हुआ है क्या बात कर रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड है ये रिपोर्ट का नाम. अगर नाम आप देखेंगे तो नाम में क्या आ रहा है, मोमेंटम फॉर चेंज, एक्शन रिलेटेड बात हो रही है. तो आईपीसीसी तो रिसर्च करके बताता है बस. एज सच ये रिपोर्ट एक्शन रिलेटेड है, तो अगर आपको मार्क करना होता इन तीनों में मार्क करते. बट यहां पहुंचे कैसे, बिकॉज वी हैव स्टडीड अर्लियर आल्सो इन पीवाईक्यूज कि आईपीसीसी बॉडी रिसर्च का काम करती है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज. रिसर्च बॉडी है ये, कोई एक्शन की बात नहीं करती है. तो एक्शन के लिए तीनों बॉडीज पड़ी हैं. अब इसमें से क्या आंसर होगा, दैट इज लिटिल रिस्की टू मार्क. तो ये आप क्वेश्चन स्किप कर सकते थे, बट आई टोल्ड यू वन थिंग कि एटलीस्ट ए वाला ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर पाते. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, दिस इज द क्वेश्चन, आंसर इज सी. बट आप ये मार्क नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज अ डॉट बॉल. दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड. आपको समझ में आना चाहिए, अगर पढ़ी होती तो मैं कर पाता. वहां पे इसलिए नहीं मार्क करना कि आपने सुना हुआ है तो मार्क कर दिया. जनरली क्या होता है पेपर में, बच्चे जो चीज सुनी होती है उसको मार्क कराते हैं, उससे नहीं होगा पेपर. दैट इज नॉट अ लॉजिकल, दैट इज अ ब्लाइंड गेस, और ब्लाइंड गेस को हमें अवॉइड ही करना है. हाँ, पहले एलिमिनेट कर पाते, दैट इज गुड थिंग. एटलीस्ट हम उन लॉजिक्स पे चलते रहे ना जिसको हमने अभी तक सीखा है, पैटर्न्स को. तो ये पता होना चाहिए, रिपोर्ट ऐसे नहीं छोड़ देनी है.
अब समझो कि रिपोर्ट में क्या कहने की बात हो रही है, मोमेंटम फॉर चेंज, एक्शन ओरिएंटेड की बात हो रही है। तो मैं ये ना मारता आईपीसीसी, बिकॉज ये रिसर्च बॉडी है और रिसर्च वाली बॉडी की इसकी असेसमेंट रिपोर्ट्स आती हैं, ये असेस करती हैं, असेसमेंट रिपोर्ट्स आती हैं इसकी 1 2 3 4 जो भी आई हैं अभी तक, तो ये असेसमेंट करती है, एक्शन ओरिएंटेड बॉडी नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89, हिस्ट्री का है, विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला है संस्कृत कॉलेज एट बनारस, कलकत्ता मदरसा एंड फोर्ट विलियम कॉलेज। अब ये आप पढ़ते होते हैं, ये चीजें आप पढ़ते होते हैं। जैसे मुझे एक चीज बताओ, आपने फोर्ट विलियम पहले भी आया हुआ है, फोर्ट विलियम वाला ये PYQ है, पहले आया हुआ है फोर्ट विलियम, क्वेश्चन आया था क्यों बनाया था ये, टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स, ये था उसका आंसर। पर किसने बनाया था, वो कौन था, लॉर्ड वेल्लेस्ले, नॉट आर्थर वेल्लेस्ले, कौन था, लॉर्ड वेल्लेस्ले। तो ये यहां पे नाम चेंज कर दिया, आर्थर लिख दिया है, तो इसलिए गलत है। कलकत्ता मदरसा आपको पता है ये वॉरेन हास्टिंग ने बनाया था, और संस्कृत कॉलेज एट बनारस ये आपको पता होना चाहिए, मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, बट आपको ये पता है कि थर्ड इज नॉट द आंसर। तो बचा क्या, यहां तो पहुंच जाते भाई, ये तो PYQ बेस है ना। अगर फोर्ट विलियम एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुका है, देन यू मस्ट नॉट मार्क दिस क्वेश्चन इनकरेक्ट। अगर ये भी इनकरेक्ट कर रहे हैं देन दैट इज अ ब्लंडर, ये नहीं करना है आपको। कलकत्ता मदरसा आपको पता है वॉरेन हास्टिंग्स का। अब कमेंट में बताएं कि जो पहले वाला है संस्कृत कॉलेज, वो किसने बनाया था। अब ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में भी आप पढ़ते होते हैं। तो दैट वाज बेसिकली जॉनथन डंकन वाज द पर्सनैलिटी, आप पढ़ते होते हैं, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो जॉनथन डंकन वाज नॉट विलियम जोन्स। ये क्या हो गया हमारा आंसर, इज गोइंग टू बी बी इज द आंसर। अगर आप मेरे को पूछो कि ये क्वेश्चन क्या सही होना चाहिए था, बिल्कुल सही होना चाहिए था, बिकॉज दीज नेम्स आर वेरी कॉमन। अगर ये नहीं हो रहे फिर मतलब आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं है। तो इससे आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि क्या मैं उन पे फोकस तो नहीं कर रहा एरियाज पे जो मुझे नहीं करने चाहिए, और मैं उन पे नहीं कर रहा जिस पे करना चाहिए। तो दीज आर द कोर थीम्स, और ये इंपॉर्टेंट है। आज के बाद फोर्ट विलियम आए, आज के बाद आए संस्कृत कॉलेज, आज के बाद आए जॉनथन डंकन के बारे में, तो हमें वो मिस नहीं करना है, वो हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90, दीज आर रीजन्स इन न्यूज एंड कंट्री पूछी हैं, ये बहुत बार पूछते हैं, इस बार तो बड़ा स्कोप है 26 में, बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट चल रहे हैं। जैसे आपको पता है कि कैटालोनिया इज विद रिस्पेक्ट टू स्पेन, जैसे क्रीमिया विद रिस्पेक्ट टू हंगरी, आपको ये तो पता है क्रीमिया आज भी चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये यूक्रेन है। क्रीमिया ये उस टाइम था क्योंकि कैप्चर कर लिया था रशिया ने, तो क्रीमिया तो गलत हो गया है, सेकंड इज रॉन्ग, तो ये तो गए। और आपको पता है कैटलोनिया इज स्पेन, तो आंसर वैसे ही क्या आ गया आपका सी, आंसर क्या इसका सी। तो कैटलोनिया स्पेन सही है, क्रीमिया गलत लिखा हुआ है, यूक्रेन है। और जो आपको दिया हुआ है मिडानाओ, इट इज फिलीपींस, ये उस टाइम भी न्यूज में था बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और एक जो दिया हुआ है आपको ओरोमिया, दैट इज बेसिकली इन इथोपिया नॉट नाइजीरिया। इथोपिया ऑलवेज रिमेन इन न्यूज बिकॉज ऑफ कंफ्लिक्ट, या साउथ सूडान, तो ये भी गलत है। एटलीस्ट आपको अगर दो पता होते तब भी आंसर आ जाता, तो ये तो पक्का होना चाहिए था, आंसर इज 1 and 3। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 91, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना पेपर जो भी हमारा है, दैट इज 2017 का पेपर। इसको 5-10 मिनट में खत्म कर लेते हैं। ये पिछली बार रह गए थे हमारे 10 क्वेश्चन, तो हम इस बार कर रहे हैं डिस्कस इसको। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अ स्टेट इन इंडिया। फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी कब आई, क्योंकि हमें इसे कैसे अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक बिकेम स्टेट बैंक कब बना। एयर इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड एंड बिकेम द नेशनल कैरियर इन विच ईयर। गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन विच ईयर। अब ये थोड़ा बहुत लॉजिकल है, पर एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री के ईयर्स तो पता होने चाहिए। तो आपको समझ में आया कि मैं क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस कभी भी अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री हो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो उसके बेसिस पे। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। अब आप में क्या करना है कि इसमें यू कैन सॉल्व दिस बाय कि हमें कुछ तो ऑप्शंस के ईयर पता हो, थोड़े बहुत तो आसपास तो पता हो।
जैसे कि मान लो आप पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि जो पहली गवर्नमेंट बनी थी वो 1957 में बनी थी, एसबीआई कब बना था, 1955 में बना था, और ऐसे ही 1953 में एयर इंडिया नेशनलाइज हुई थी और गोवा बना था 1961 में। एटलीस्ट जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, ये ईयर आप पढ़ते हैं 1961, ये आप पढ़ते हैं, ये आपको आइडिया होता है जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं 1955। अब इसके बारे में आइडिया नहीं होता है तो एटलीस्ट ये पता होता कि 2 और 4 में से मैं क्या मार्क करूंगा, 4 बाद में आएगा। तो मैंने अगर ऑप्शन में जाऊं नीचे, तो हम नीचे जाके पहले ऑप्शंस देखते हैं, क्या पता ऐसे सेट किए हों। ऑप्शंस क्या, 2 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 1 3, बहुत ही मिक्स है, रैंडम है, तो थोड़ा टफ हो जाता है। जैसे कई बार होता है ना कि ये वाले ऑप्शंस क्या होते हैं, दो दो सेम होते हैं, तो एटलीस्ट वहां पहुंच जाते हैं हम, तो इसमें ऐसा कोई स्कोप नहीं है। तो दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड अगर आपको ईयर्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अदरवाइज फिर आप इसको कर पाते, क्योंकि अगर आपको पता होता कि दिस इज बेसिकली 1955 और ये 1961 और एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1953 और द फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कब है, दैट इज इन द ईयर 19 आसपास ही है ना सारे 1957, तो थोड़े मुश्किल हैं ये ईयर, सारे आसपास हैं ईयर्स, तो ये टफ क्वेश्चन है। अब तो ये ईयर आसपास है और ये स्टेटमेंट्स भी क्या हैं, बड़ी रैंडम है, यहां से भी कुछ नहीं हेल्प हो रही हमारी। तो आंसर क्या आएगा क्रोनोलॉजिकली 3 2 1 4, तो आंसर इज गोइंग टू बी बी। दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड बिकॉज ये इतने ईयर्स को याद नहीं करता है भाई, इतना पता होता है 1950s में बना, मिड में, अब सारे आसपास हैं 53 55 57 61, तो इसमें गलती होने के चांसेस क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो 90 जो हमने क्वेश्चन किया है ये वाला, आंसर इज गोइंग टू बी द बी इज द आंसर। तो 91 का आंसर क्या है इसमें, 91 का आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? Right to privacy is a part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? भाई आर्टिकल 14 बात करता है रूल ऑफ लॉ की, 17 बात करता है अनटचेबिलिटी की, 14 बात करता है, 23 और 24 यहां पे आती हैं जो एक्सप्लॉयटेशन वाले। ऑफ कोर्स यही है राइट टू लाइफ जो पार्ट 3 में है, तो आंसर क्या है इसका सी। भाई आर्टिकल 21 यही है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कहां पे फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर क्या है, पार्ट 3, तो इट मींस पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21, उसके बेसिस पे आपने आर्टिकल 21 एंड फंडामेंटल राइट्स डाल दिया, तो आंसर इसका क्या है सी। ये तो बड़े ही क्या है, दूर है ना किससे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। तो आपको बस सिंपल ये पूछ रहे हैं कि जो ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है कौन सा आर्टिकल है, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इज 92 का आंसर इज सी। ये गलत नहीं होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब पूछे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस क्रॉप के लिए अनाउंस की है। अब हम किन क्रॉप्स के लिए अनाउंस करते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, कितनी क्रॉप्स हैं, 23 क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी के लिए है ये याद करना पड़ेगा। देयर इज नो स्कोप कि आप इस क्वेश्चन को स्किप कर पाए। अब आपको रटा होना चाहिए था पहले एमएसपी किन किन क्रॉप्स के लिए मिलती है, सारी क्रॉप्स पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज में रहता है, आजकल भी न्यूज में है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप देखेंगे बार्ले, फिंगर मिलेट, ग्राउंडनट, सीसम। मुझे एक चीज बताओ, एमएसपी जो है टर्मेरिक के लिए होगी, इसकी खेती होती है ना भाई। एमएसपी अगर आपने इतना पढ़ा होता कि कोई ऐसी ये क्रॉप जो है टर्मेरिक, इसके लिए एमएसपी नहीं होती, अगर इतना पता होता, अगर आपको इतना पता होता कि टर्मेरिक के लिए एमएसपी नहीं होती है, तो आंसर वैसे ही क्या आता, आप 7 क्या करते, गलत करते, तो क्या बचता 2 4 5 6 1 3 4 5 6, तो बचता क्या, आपको 2 देखना है बस कि 2 है कि नहीं है। 2 क्या था हमारा, मुझे एक चीज बताओ यार, यहां पे सिंपल सा नाम लिखा है कॉफी, क्या कॉफी के लिए एमएसपी होती है, क्या कॉफी के लिए एमएसपी होती है, क्या टर्मेरिक के लिए एमएसपी होती है। अगर आपको यह भी पता होता ना कि कॉफी कूफी टी के लिए एमएसपी नहीं है, वो वीट राइस इन चीजों के लिए है, इनके लिए नहीं है कॉफी के लिए। अगर 2 भी पता होता ना कि इनके लिए एमएसपी नहीं है, तो भी आंसर आ जाता आपका, क्योंकि 3 और 7 आपको मार्क नहीं करने थे, काम हो जाता। तो इसमें एमएसपी में क्या आता है वो नहीं जरूरी है पता होना, पर यह पता होना जरूरी है कि क्या नहीं आता है। तो कॉफी और टर्मेरिक नहीं आती है, 3 और 7 नहीं हो सकता है, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, कौन सा बचा बी।
2 4 5 6। भाई कभी आप सुने कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया करना है। अब कॉफी तो वैसे ही फार्मर्स के ज्यादा पैसा कमाते हैं कॉफी बेच के, तो उसके लिए क्यों प्रोटेक्शन देंगे? एमएसपी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है भाई, टर्मेरिक, कॉफी, ये कमर्शियल क्रॉप्स है, इनके लिए थोड़ा देंगे आप, तो इनके लिए नहीं है तो आंसर वैसे ही क्या आ गया आपका बी। दिस क्वेश्चन हैज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक कि एमएसपी क्यों दी जाती है और ये क्रॉप्स को एमएसपी क्यों नहीं देनी चाहिए, कॉफी और टर्मेरिक को, उससे आंसर आ जाता आपका। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? अब भाई ये तो सिंपल है, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम होता है पखुई, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपको बताया हुआ है ये नॉर्थ ईस्ट की है, और ये आप पढ़ते हैं, बहुत बार सुनते भी हैं कि पक्के या पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एसोसिएटेड विद द स्टेट दैट इज अरुणाचल प्रदेश। बस स्टेट पूछी है, आजकल नहीं क्वेश्चन आते हैं, आजकल तो पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे के फीचर्स पूछेंगे। उस टाइम बस वन लाइनर आते थे। बात है 2018 की, 17 में और आसान पेपर है, 16 में और आसान है, 15 में और आसान है। कहने का मतलब पेपर का लेवल अब टफ हो रहा है 18 के बाद, तो ये उस टाइम के वन लाइनर्स हैं, तो ये पक्के तो आज के हिसाब से तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगला हमने लॉन्च व्हीकल्स के बारे में पूछा है, इन्होंने पीएसएलवी के बारे में पूछा है या जीएसएलवी के बारे में पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है कि इन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसको कंसीडर करें और बताएं कौन सी सही होगी लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। अब आपको बेसिक फंडामेंटल पता होने चाहिए। जो पीएसएलवीज होते हैं वो क्यों लॉन्च किए जाते हैं? अर्थ के रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए। जीएसएलवी को कम्युनिकेशन के लिए। भाई पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो भाई मुझे बताओ रिमोट सेंसिंग के लिए। आपको इतना पता होगा ना, जब हम पढ़ते हैं रिमोट सेंसिंग के लिए आप क्या यूज करते हो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स या जीएसएलवी। भाई एक होता है ना कि जब पोल्स के अराउंड सैटेलाइट घूमती है तो उसका क्या होता है, इन केस ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपने फंडामेंटल्स पढ़े हुए हैं कि ऐसे सैटेलाइट घूम रही है, एक होती है जीएसएलवी। अब जो पीएसएलवी है ये होती है रिमोट सेंसिंग के लिए। अब रिमोट सेंसिंग के लिए, और ये क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है, कम्युनिकेशन का। क्योंकि पीएसएलवी में क्या होता है, अर्थ के रिस्पेक्ट में वो कॉन्स्टेंटली घूमती है कि उसी पॉइंट पे वो बार बार आएंगी, उसी पॉइंट पे वो बार बार आएंगी। जीएसएलवी क्या होती हैं, जो अर्थ के हिसाब से स्टैटिक रहती हैं, तो स्टैटिक रहती हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है, जीएसएलवी। और जो अर्थ के हिसाब से मतलब एक टाइम पे हर रोज उसी पॉइंट पे आएंगी, वो होती है पीएसएलवी। तो पीएसएलवी आर इंपॉर्टेंट फॉर रिमोट सेंसिंग और दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। ये फंडामेंटल्स आप पढ़ते हैं साइंस में, अगर ये नहीं पढ़ रहे मतलब क्या है, आप साइंस के बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। दूसरा, सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय पीएसएलवी अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन सेम पोजीशन। नहीं, वो तो जीएसएलवी होती हैं। एज व्यूड फ्रॉम पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अर्थ, नो, वो तो किसका फीचर है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल्स, जीएसएलवी सैटेलाइट्स। तो जीएसएलवी सैटेलाइट्स होती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, वो होती हैं स्टेशनरी। ये गलत हो गया है, सेकंड गलत, पहला सही है। आंसर वैसे ही क्या आ गया, ए आ गया। थर्ड देख लेते हैं, जीएसएलवी मैक 3 इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल विद द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज यूजिंग सॉलिड रॉकेट मोटर्स एंड सेकंड एंड फोर्थ यूजेस लिक्विड। भाई सॉलिड लिक्विड नहीं, इसमें क्या आती है, क्रायोजेनिक भी आती है। इतना पता होता कि मैक 3 में जो भी स्टेजेस हैं, हमें पता ही नहीं मान लो कितनी स्टेज, ये पक्का पता है कि जीएसएलवी मैक 3 का लोड बड़ा ज्यादा होता है, वो ज्यादा लोड लेके जा सकती है बिकॉज वहां पे सॉलिड फ्यूल इतना ज्यादा यूज नहीं होता, हम क्रायोजेनिक यूज करते हैं। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर इज गोइंग टू बी ए। तो नॉलेज बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है, अगर आपने फंडामेंटल समझे हुए हैं तो 95 का आंसर इज ए। नाउ 96, 3-4 रह गए, ये खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 96 का जो है पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले, दैट इज with reference to the governance of public sector banking in India, consider the following statements. पहला है, capital infusion into public sector banks by the government of India has steadily increased in last decade. बट जब भी कोई वर्ड आए ना कि हमेशा बढ़ ही रही है, that is steadily increased in last decade 10 years, answer is going to be wrong. कि capital infusion बढ़ ही रही है लास्ट 10 सालों से। To put the public sector banks in order, the merger of associate banks with the parent bank has been effected. पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऑर्डर लेके आने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मर्जर करने हैं। अब भैया मर्जर गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है मर्जर, वो अच्छी बात के लिए होगी,
तो वो ऑर्डर लेके आएगी, ऑफ कोर्स लेके आएगी, तभी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होती है कि नहीं लेके आएंगे, इसे डिसऑर्डर आएगा। अगर यही पता हो कि गवर्नमेंट बैंक्स को मर्ज करने के लिए बोलती रहती है तो इट इज गुड। तो आंसर इज गोइंग टू बी 96 का आंसर क्या है? बी। तो कोई भी काम गवर्नमेंट कर रही है वो अच्छे के लिए कर रही होगी ना, तो बी तो वैसे ही, सेकंड तो वैसे ही सही हो गया। और पहला आपको पता ही है कि वो क्या है, जो कैपिटल इन्फ्यूजन है जो करता है वो इंक्रीज, स्टेडली इंक्रीज हुआ है नहीं भाई, कभी बड़ा होगा कभी कम हुआ होगा। 10 सालों में बहुत सारी कंडीशन आती है, इकोनॉमी सेम तो रहती नहीं है उस बेसिस पे। अब देखें इसको नेक्स्ट कि भाई किन किन आइटम्स को तुमने जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया, ये उस टाइम का है। देखो अब इसका आंसर कुछ और हो सकता है, उस हिसाब से है, तो इसको करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि चीजें चेंज होती रहती हैं। क्योंकि आज जीएसटी की स्लैब्स अलग हैं, उस टाइम अलग थी, तो इतना लॉजिक आपको लगाना होता। तो पहले आप ये लगाओ, चलो न्यूज़पेपर्स कंटेनिंग एडवर्टीजमेंट मटेरियल। तो न्यूज़पेपर क्या कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। क्या ये कमर्शियल काम है? बिल्कुल कमर्शियल काम है, तो इस पे जीएसटी लगना चाहिए? क्यों नहीं लगना चाहिए भाई, लगेगा इस पे। अब है सीरियल ग्रेन्स हल्ड फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड। फिश प्रोसेसिंग की है, प्रोसेसिंग की है मतलब हाँ ये बनता है, तो ये भी बनता है 3 4। तो बचा क्या आंसर, क्या आ गया इसका? आंसर आना चाहिए 1 2 3 4 97 का। तो फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड। अब हम इसको लॉजिक से करते तो क्या बोलते हैं, बात तो सही है। चिकन एग्स कुक्ड किए गए हैं, ये भी होना चाहिए। सीरियल ग्रेन्स हल्ड, तो बंदा अब कैसे एलिमिनेट करे इसको किसी लॉजिक पे, किसी पे नहीं कर पाओगे आप इसको। तो आप आंसर क्या लगा के आते, अगर लगाते तो डी। पर यूपीएससी ने आंसर क्या दिया इसका? 1 2 एंड 4। आप इसको कैसे निकाल पाते कि भाई चिकन एग कुक्ड एंड फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, इसमें फिश नहीं होगी, ये कैसे पता लगता? तो ये क्वेश्चन अगर आप लॉजिक के बेसिस पे लगा रहे होते तो गलत होता आपका, क्योंकि आप लगा के आते डी, पर आप इसका आंसर क्या है? 1 2 एंड 4 सी। तो आप इसमें लॉजिक के बेस नहीं पकड़ पाएंगे। अब कौन कौन सी आइटम एग्जाम्प्ट की हैं ये पता होती तो कर लेते, पर अगर आप करके भी आ रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप आंसर क्या मार्क करते? डी मार्क करते असम्पशन पे। और ये दोनों के हैं स्टेटमेंट सिंक में है ना, अगर चिकन एग्स कुक्ड के हैं जीएसटी में, तो फिश प्रोसेस्ड जीएसटी में क्यों नहीं होगी? तो ये जीएसटी में क्यों नहीं होगी? इन्होंने एग्जाम्प्ट क्यों की है ये इनको ही पता है, ये चीज इनको ही पता है क्यों की है। पर हम लॉजिक लगाएंगे तो गवर्नमेंट दोनों को सेम रखेगी ना, या दोनों एग्जाम्प्ट होंगे दोनों होंगे, तो उस बेसिस पे डी मार्क आ रहा है, सी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अगर क्वेश्चन गलत भी हो रहा है। अगर आपने मान लो जिसने नहीं किया उसने स्किप कर दिया ये सोच के कि भाई मुझे ये पता ही नहीं है जीएसटी के बारे में, पर लगेगा नहीं मैं लॉजिक लगाता हूं, लॉजिक लगाओगे तो डी लगा के आओगे, गलत होगा। अब आप पे है कि आप स्किप कर रहे हैं लॉजिक लगा रहे हैं, जिसका रिस्क टेकिंग ज्यादा है वो लॉजिक लगाएगा और गलत होगा उसका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि भाई अब आप अगर पैटर्न अप्लाई करेंगे कहीं गलती भी होंगी और कहीं सही भी होंगी। 70-30 का रूल है ना कि 70% सही होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 98 द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट is incorporated in Forest Rights Act. In Forest Rights Act, for the first time in India, Bagas have been given the habitat rights. अब क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फॉरेस्ट राइट एक्ट में है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी होता है, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है। तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इसी में ही है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी बड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि पहला इनको बैगास को मिला है हैबिटेट राइट्स फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स टू गिव द हैबिटेट राइट्स टू द दिस। भाई ये ट्राइबल्स को दे रही है, कौन होगी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स। ऑफ कोर्स ये मिनिस्ट्री है तो क्या होगी? गलत होगी। मिनिस्ट्री क्या होती है? मोस्टली गलत होती है, हम हमेशा गलत मार्क करते हैं। तो इसमें थर्ड तो नहीं होगा, थर्ड नहीं है, वैसे आंसर क्या आ गया? ए। तो आपने अगर इस क्वेश्चन करना था ये करते कि भाई ये राइट्स ट्राइबल्स को दिए जा रहे हैं, तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री क्या काम करेगी? कौन करेगी काम? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो उस सेंस में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये काम करेगी, और मिनिस्ट्री वैसे ही गलत होती है और लॉजिक भी बोल रहा है गलत है, तो वी विल मार्क दिस एज इनकरेक्ट। जैसे ये इनकरेक्ट मार्क किया, योर आंसर विल बी ए, अपने आप आ गया है। और ये थोड़े फैक्चुअल हैं, अगली बार ये चीजें आए तो गलत नहीं होनी चाहिए, पर आपका आंसर आ गया है। पर पहली टू स्टेटमेंट्स आर, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 और 100, 2 क्वेश्चन हैं, फिर हम आगे पेपर करेंगे अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अबव स्प्रेड प्लांट डिसीजेज। मुझे एक चीज बताएं, प्लांट की डिसीज को स्प्रेड करना है, डिसीज कैसे स्प्रेड होती है इन जनरल बताएं मुझे। बर्ड से स्प्रेड, डिसीज स्प्रेड करनी है आपको, प्लांट डिसीज, तो आपको कोई वायरस लेके जाना है, कुछ बैक्टीरिया लेके जाना है, क्या वो बर्ड्स लेके जा सकते हैं? क्यों नहीं लेके जा सकते भाई? डस्ट लेके जा सकती है, हाँ। अगर डस्ट लेके जा सकते हैं विंड क्यों नहीं लेके जा सकते?
तो आपको देखा कि 2 और 4 तो बिल्कुल सही है, डस्ट लेके जा सकेगी तो विंड भी लेके जा सकेगी। 2 4 कहां पे इकट्ठे हैं, यहां तो नहीं है, यहां पे हैं, यहां पे क्या नहीं है, 3 है। अगर विंड लेके जा रही है, डस्ट लेके जा रही है, तो रेन क्यों नहीं लेके जाएगी भाई? तो लॉजिक बन रहा है कि चारों लेके जाएंगे, क्योंकि 2 3 एंड 4 आर इन सिंक विद ईच अदर। कोई वायरस है, वो विंड भी लेके जा सकती है, रेन भी लेके जा सकती है, वो डस्ट भी लेके जा सकती है, तीनों सिंक में है। तो आंसर क्या होगा इसका? अपने आप क्या हो गया? डी इज द आंसर। वेरी सिंपल, लॉजिकल, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, ये नहीं गलत होना चाहिए। जिसने गलत किया जाके सोचे मैंने क्यों, क्या दिमाग लगाया। 100th, with reference to the organic farming in India, consider the following statement. It's very kind of a simple for those जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पहली स्टेटमेंट है, द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP is operated under the guidelines of Ministry of Rural Development. The APEDA, Agriculture Processed Food Export Authority, functions as a secretariat for NPOP. भाई हमारा प्रोग्राम है कि हम क्या प्रमोट करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बनाएं। अब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बढ़ानी है, इसके मिनिस्ट्री कौन सी है? रूरल है। अब मुझे बताएं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बढ़ा रही है, इसके लिए मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट होगी। अगर आप लॉजिक भी लगाएं तो आप सोचोगे कि भाई रूरल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री क्यों काम करेगी, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर काम कर ले। हमें क्या प्रमोट कर रहे हैं हम? ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर क्या प्रमोट करते हैं? क्या प्रमोट करते हैं? एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये क्यों करेगी? और मिनिस्ट्री वैसे भी क्या होती है? गलत। तो इसमें भी लॉजिक लगाया, मिनिस्ट्री गलत होती है, तो आपने क्या मार्क कर दिया? पहला गलत। भाई हमने पहले माना हुआ है अगर मिनिस्ट्री पढ़ेंगे होती वो गलत है, लॉजिक लगाएंगे, अगर फिर भी गलत हो रही है फिर तो पक्का ही गलत करेंगे। तो आपने देखा कि मेरा ए भी गलत है इसमें। आई विल नॉट मार्क ए एज करेक्ट, आई विल नॉट मार्क डी एज करेक्ट। क्या बचा? 2 3 एंड 3। सिक्किम तो बिल्कुल सही बात है, क्या बनी है? एज पर दीज टू ऑप्शंस, ये पहली स्टेट है। और कौन प्रमोट कर रही है इसको? NPOP को। अब ये थोड़ा डाइसी था। आप सोच सकते थे कि भाई तीनों फैक्ट हैं, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट था, ये भी फैक्ट है। अब यहां तो 2 फैक्ट गलत होते हैं, या एक गलत होता है। आप अगर लगाते तो दोनों में से कुछ लगा के आते, बी या सी में से एटलीस्ट। अगर नॉलेज थी तो ये करेक्ट है, तो आंसर क्या है इसका? बी। पर एटलीस्ट बी और सी में पहुंच पाते। अब अपेडा ये काम करती है, इस पे तुम डाउट भी कर सकते हो, पर आप ये देखो उसने पहले फैक्ट गलत कर दिया है। बॉडी वाला ये फैक्ट गलत है, तो बॉडी वाला ये फैक्ट होने के चांसेस क्या है? सही है। अगर बॉडी यहां पे गलत दी है तो यहां पे बॉडी सही दी होगी। और अपेडा वैसे भी क्या प्रमोट कर रहा है? एक्सपोर्ट्स। तो हम क्या प्रमोट करना चाहते हैं? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक चीजें महंगी होती हैं, उसकी डिमांड बाहर ज्यादा है। तो अपेडा ये काम कर रही है। ये बॉडी गलत है तो ये इसके क्या है? सही होने के चांसेस वैसे ही ज्यादा है। तो हम क्या मार्क करते? बी मार्क करते। क्योंकि अगर मान लो एक क्वेश्चन है उसमें 2 ऑप्शंस, 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक में पहली बॉडी दी हुई है, दूसरे में बॉडी दी हुई है। अब दोनों में बॉडीज तो गलत नहीं करेगा, एक में बॉडी गलत करेगा, इसकी चांसेस ज्यादा हैं, तो हम इसको सही मानते। ये सही है ही है, क्योंकि हमें पता है कि सिक्किम क्या है? पहली ऑर्गेनिक जो है, फुली ऑर्गेनिक स्टेट है। तो आंसर क्या है इसका? 2 एंड 3, बी इज द आंसर। आई होप यहां तक चीजें क्या है? क्लियर है आपको। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पेपर ऑफ 2017। अब ना ये चीजें जो आप कर रहे हैं, इनको करके ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल, हमने यहां पे मिनिस्ट्री गलत देखी, आपको लगा ऐसे कैसे, फिर आपने देखा यहां पे भी गलत थी, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना भाई, कि 98 में भी मिनिस्ट्री गलत है और यहां पे 100 में भी मिनिस्ट्री गलत है। तो ये पैटर्न्स डिकोड हम कर रहे हैं ना, जब आप करोगे ये बार बार चीजें, तभी बोला है कि आप ट्राई करें कि पेपर्स को, जो ओरिजिनल पेपर्स हैं यूपीएससी के, इनको प्रिंट निकलवाएं और अपने पास रखें। इनको जितना देखेंगे, उतना पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, उतने पैटर्न पे ट्रस्ट होगा, उतना जाके पेपर में कॉन्फिडेंस से जाके मार्क करेंगे। You have to go through PYQs again and again to inculcate that things, so that patterns, ताकि वो आपके क्या हो, हैबिट बन जाए कि हाँ ये ऐसा होता है। इसको फोर्सफुली ना करना पड़े, इट शुड बिकम द पार्ट ऑफ योर मसल मेमोरी, कि पेपर में जाके समझ में आए। ये कोई हैक्स नहीं है, दीज आर वेरी लॉजिकल थिंग्स। नाउ लेट्स डू एंड द नेक्स्ट पेपर जो हमें करना है 2017 का, ये स्टार्ट करते हैं। हम सेट ए करते होते हैं, यहां से भी ए से स्टार्ट है। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं सेट ए में, पॉलिटी। इसमें मिक्स है, बीच में इन्वायरमेंट आ जाएगी, बीच में इकोनॉमिक्स आ जाएगी। पहला है विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ यू हैव एनी इश्यूज तो यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है कि भाई हमारा पेपर से कि मतलब मेरे को कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, इसकी बहुत टेंशन है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट दैट टफ इफ यू हैव अ राइट गाइडेंस, इफ यू हैव अ गोइंग ऑन इन अ राइट डायरेक्शन, तो चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। फिर नॉलेज एक लेवल तक होनी चाहिए, आफ्टर दैट
नॉलेज का इतना रोल नहीं है। वी आर लुकिंग एंड गोइंग थ्रू सो मेनी क्वेश्चन, तो आज समझ में आ रहा है कई बार लॉजिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट, और वो लॉजिक कहां से आते हैं आपको ये नहीं पता। मे बी योर स्कूल नॉलेज, मे बी योर कॉमन सेंस, मे बी द थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व। आपने देखा ना अभी कि गवर्नमेंट ने मर्जर बैंक किए ताकि ऑर्डर आ जाए बैंक्स में। आपने देखा हाँ भाई गवर्नमेंट मर्जर कर रही है, तो अगर कर रही है तो ऑर्डर लेके आ रही होगी। कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये प्रमोट करती है कि नहीं मैं मर्जर लेके आ रही हूं, उसे क्या आ रहा है, डिसऑर्डर आ रहा है, तो गवर्नमेंट ये ऑर्डर के लिए कर रही होगी ना, सिंपल लॉजिक। तो चीजें वैसे ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करके कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। एग्जामिनर की लिमिटेशन देख सकते हैं कि उसने कहां से बनाया होगा क्वेश्चन, उसकी भी तो अपनी लिमिटेशन है ना भाई। तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। पहला है विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है अ प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। आपको सिंपल पता है प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो गवर्नमेंट का नहीं होता, मतलब जो मंत्री नहीं रखता है, बस ये होता है, आपको पता है। नॉन मिनिस्टर होता है, ये बात ही नहीं होती इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड। ये क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, गलत। रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। भाई आपको इतना तो पता है प्राइवेट मेंबर बिल बहुत कम बार पास हुए हैं, ये तो पता है ना कि इन इंडियन हिस्ट्री बहुत कम बार पास हुए हैं। ये तो ना कि पहली बार पास हुआ है, बहुत बार पहले भी हुए हैं पर कम बार हुए हैं। तो ये भी क्या है, गलत है। दोनों गलत है, आंसर क्या है, डी। इतना आप दो फैक्ट तो पढ़ते होते हैं प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में कि जो नॉन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है और इंडिया की हिस्ट्री में बहुत कम बार ये पास हुए हैं। ऐसा नहीं कि कभी हुए ही नहीं आज तक, अभी पास हुआ पहली बार। विद रेफरेंस टू द ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, क्या डिफरेंस है इंडस वैली लोगों में और ऋग्वेदिक आर्यंस में, मतलब वैदिक एज और इंडस वैली एज की बात कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये यूपीएससी के हिसाब से है, पर हम एटलीस्ट दो को यहां कर तो पाते, दो स्टेटमेंट। तो तीसरा तो आज भी डिबेटेबल है, यूपीएससी ने जो मानना हम उसको देखेंगे। पहला है ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ mail and helmet in warfare, whereas people of Indus Valley civilization did not have any evidence of using them. Any evidence of using them. मतलब जो हम कह रहे हैं जो वॉर में हेलमेट हुलमेट डालने थे, ये सारी चीजें आर्यंस को पता थी, इंडस वैली के लोगों को नहीं पता थी इसके बारे में, या उसको यूज नहीं करते थे, कहने का मतलब ये है। अब मुझे आप एक चीज बताएं सिंपल सी कि आर्यंस वॉर अ रेस, ये रेस थी, अब ये रेस जीती थी और ये खत्म हो गए थे। ये कहा जाता है ना कि आर्यंस ने इन्वेड किया एंड दे वोन बिकॉज दे हैव बेटर बैटल प्रिपरेशंस। इनका वैसा नहीं था। तो वहां से पता लगता है कि ऐसे कोई तैयारी नहीं होती थी। मतलब इस क्वेश्चन में ये चेक करना चाह रहा कि आपको ये पता है कि आर्यंस वॉर जीते थे, दे वर वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर वॉरफेयर। वॉरफेयर में क्या होता है, मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर। इंडस वैली के लोग हारे थे बिकॉज दे वर नॉट दैट वॉर प्रिपेयर्ड, और उन्होंने कभी ऐसा तैयारी की भी नहीं। मेल एंड हेलमेट उसमें यूज नहीं होता था, ये एविडेंस है। तो आपका लॉजिक बोल रहा है बात तो सही है, तभी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। अगर हम कौन सी थ्योरी को माने, आर्यन इन्वेजन थ्योरी को माने, उसमें आप ये पढ़ते होते हैं। ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, whereas इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन, ये थोड़ा बात है, उनको बहुत, मुझे बताओ, उनको सिर्फ कॉपर आयरन पता था, पता है इंडस वैली में उनको बहुत सारी चीजें और पता थी। इन्हें पता है कि उनको पता है गोल्ड सिल्वर और कॉपर पता है, और इंडस वैली को ओनली दो चीजें पता है, कॉपर एंड आयरन। मुझे बताओ आयरन तो बाद में आई है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया आयरन। तो आयरन तो इनको नॉलेज थी नहीं इंडस वैली की सिविलाइजेशन को, आयरन आया बाद में, जब क्या बने हमारे जनपद बने, महाजनपद बने, तब आया आयरन। तो आयरन का तो इसका लेना देना है ही कुछ नहीं है। दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया है, दूसरा गलत तो पहला वैसे से ही हो गया, बचा थर्ड है। ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयरएज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली। आर्यंस बाहर से आए थे, बिल्कुल घोड़े लेके आए थे, इंडस वैली को उसके बारे में नहीं पता था। अब यूपीएससी का मानना है कि इंडस वैली वाले लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, देयर वाज नो एविडेंस ऑफ दिस। हमें पता है कि इंडस वैली में क्या मिलती हैं, कि हमें लिखा है कि ऋग्वैदिक के पास तो था हॉर्स, डोमेस्टिकेटेड था। देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल। यूपीएससी को सही मानती है और आंसर क्या देती है, सी। पर हमें पता है कि भाई हमें
हॉर्स के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर मिलते हैं तो उसके बारे में पता भी होगा, पर यूपीएससी कहती है नहीं पता, तो हमें वही मार्क करना पड़ेगा। पर एटलीस्ट जो भी है आपको दूसरा तो गलत करना ही करना था, उसके बेसिस पे 1 ओनली या 1 एंड 3 ओनली पहुंच जाते, 3 आपका लक था, अब क्या मार्क करके आते। अब इस पे डिबेट आज भी है, तब भी थी, रहेगी हमेशा। तो कई बार क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं, तो एटलीस्ट आप क्या मार्क के आते, ए या सी। नेक्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम, मतलब जो भी पहले लोगों ने सीखा हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करना है, ये स्कीम है। ये क्यों है न्यूज में? to certify the skills acquired by construction workers through traditional channels, enrolling the persons in university for distance learning। नहीं भाई, डिस्टेंस लर्निंग नहीं, जो पहले स्किल्स सीखे हुए हैं उनको क्या करना है, आपको सर्टिफाई करना है या रिकॉग्नाइज करना है। रिजर्विंग सम स्किल जॉब्स टू रूरल एंड अर्बन पुअर इन सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, नहीं भाई, नाम क्या लिखा है, कुछ पहली जो लर्निंग, जो पहले प्रायर लर्निंग जो आपने पहली है आपके पास, उसको रिकॉग्नाइज करना है, क्या करना है, सर्टिफाई करना है। मतलब आपकी जो पहले की लर्निंग है उस पर सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है आपको, पर आपके पास स्किल है। सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय ट्रेनीज अंडर दिस नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। भाई आपने अगर नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर क्या कर लिया, स्किल एक्वायर कर लिया, ये प्रायर लर्निंग थोड़ा है। तो प्रायर लर्निंग क्या है, जो आपने चीजें पहले एक्वायर की हुई हैं थ्रू ट्रेडिशनल चैनल को क्या करना, सर्टिफाई करना। तो ये भी नहीं है। तो जो नाम है प्रायर लर्निंग स्कीम, मतलब रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो आपने पहले सीखा हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करना। और रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, थ्रू सर्टिफिकेट। इट मींस सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू अर्लियर मेथड, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड्स, नॉट अंडर दिस प्रोग्राम। फिर तो वो क्या हो जाएगा, प्रायर लर्निंग हुई नहीं है। वेरी सिंपल एंड लॉजिकल वर्ड एसोसिएशन करना था। थर्ड का आंसर इज ए, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन कोई भी। अब ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स इंपॉर्टेंस बिकॉज इट इज अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। मुझे आप ये बताएं, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट सिंपल सा ये बता दें कहां पे मिलते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट कहां पे मिलते हैं। अगर आपको ये पता होता कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कौन सी स्टेट में मिलते हैं, तो भी ये काम हो जाता। तो क्वेश्चन है कि कहां मिलते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। भाई मुझे बताएं, जो ये है नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, सत्यामंगलम, नागरहोल, शीशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। अब मुझे बताएं, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट इंडिया में कहां पे मिलते हैं, कौन सी स्टेट में मिलते होंगे, कहां पे मिलते होंगे, मीटिंग पॉइंट क्या है इनका, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो आप देखेंगे कि एक नागरहोल कहां पे है, कर्नाटका। जो नल्लामला फॉरेस्ट एक है आंध्र प्रदेश, सीचाचलम इज इन आंध्र प्रदेश, सत्यामंगलम इज इन तमिलनाडु। अब मुझे बताएं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कहां मिलते होंगे। मुझे बताओ, वेस्टर्न घाट का जब नीचे आते हैं तो कौन सी स्टेट तक जाता है, वो तमिलनाडु तक। और ये ईस्टर्न घाट भी कहां जाता है, तमिलनाडु तक। तो कहां मिलते होंगे, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में या तमिलनाडु में। तो आंसर इज तमिलनाडु। कहां मिलते होंगे, तमिलनाडु। तो तभी इसका आंसर भी क्या है, कौन सा है इसमें जो ऊपर दिया हुआ बायोस्फीयर रिजर्व, सत्यामंगलम। सत्यामंगलम बायोस्फीयर रिजर्व, इट्स बेसिकली इन तमिलनाडु। तो आंसर इज ए इज द आंसर। बस ये सोचना था कहां मिल सकते हैं, स्टेट भी पता लग जाती तो आंसर आ जाता है इसका। तो ऐसे आपको बस स्टेट से निकालना है कि आपको पता है कहां मिलते होंगे, स्टेट के बेसिस पे आपको इनके बारे में, इनकी स्टेट पता होनी चाहिए। तो दिस इज एक्सट्रापोलेशन ऑफ योर लिमिटेड नॉलेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज 5, one of the implications of equality in society। एक सेकंड में इसको पहले हम वन ऑफ द इंप्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। जहां पे इक्वालिटी होगी वहां पे क्या नहीं होगी। भाई मुझे बताएं, कौन सी सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होती थी, मिडिवल सोसाइटी में। मॉडर्न सोसाइटी में प्रिंसिपल आया राइट टू इक्वालिटी। तो मिडिवल सोसाइटी में क्या होता था कि इक्वालिटी नहीं थी, अब इक्वालिटी है, ऐसा क्या नहीं है।
तो उस टाइम पे प्रिविलेज क्लास हुआ करती थी, मतलब कुछ लोगों के अलग ही क्या थे, पावर्स थी, वो लॉ के सामने बराबर नहीं थे। तो जहां पे इक्वालिटी नहीं होती वहां पे कुछ क्लासेस क्या होती हैं, प्रिविलेज्ड होती हैं। तो जहां पे इक्वालिटी होती है वहां पे क्या नहीं होती, प्रिविलेजेस नहीं होती। रिस्ट्रेंट्स तो वहां पे भी होते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कंपटीशन तो वहां पे भी होता है, आइडियोलॉजी तो वहां पे भी होती है। इंडिया का संविधान में इक्वालिटी है, बिल्कुल है। क्या वो संविधान में आइडियोलॉजी नहीं है? हाँ, वो आइडियोलॉजीज हैं पार्टीज की। क्या वहां कॉम्पिटिशन नहीं है? बिल्कुल है। क्या वहां पे रिस्ट्रेंट्स नहीं है? बिल्कुल है, इन द फॉर्म ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो वहां पे क्या नहीं है इंडिया में? प्रिविलेजेस नहीं है। तो बस यही चीज है कि जो जहां पे इक्वालिटी होती है वहां पे क्या नहीं होती है, प्रिविलेजेस नहीं होती हैं। वेरी सिंपल एंड लॉजिकल क्वेश्चन। अगला देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन इज ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ट्रैफिक, ये एक बॉडी है, इसके बारे में पूछा है कि बताओ भाई, ये बॉडी के दो स्टेटमेंट दिए हैं। तो ये बॉडी बड़ी न्यूज में रहती है, कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो बड़ी न्यूज में हैं। अब यहां पे क्या बोला है कि ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर यूएनईपी। मुझे ये बताओ, इज ट्रैफिक अ गवर्नमेंटल बॉडी और अ नॉन गवर्नमेंटल बॉडी? तो इट इज अ नॉन गवर्नमेंट बॉडी, तो ये यूएनईपी के अंडर क्यों होगी? तो पहली तो यही गलत हो गया ट्रैफिक पे, कि ट्रैफिक इज अ काइंड ऑफ अ नॉन गवर्नमेंटल बॉडी। ये इतना ही पता होता काम हो जाता। द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। भाई कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन गलत नहीं होता है, तो ये वैसे सही हो गया। ऊपर से मिशन है भी लॉजिकल। ट्रैफिक का मतलब क्या है? ट्रैफिकिंग रोकना। ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और कैसे रोकना कि प्लांट और एनिमल का क्या ना हो, इज नॉट अ थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। तो आप जो भी क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वो इस सेंस में करें कि ट्रेड से कंजर्वेशन ऑफ नेचर पे इंपैक्ट ना पड़े, यही ट्रैफिक होगा। इसमें क्या है, नाम में ही है, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, कि कॉमर्स में किसी को थ्रेट ना हो, नेचर को, व्हेन द फौना एंड फ्लोरा इज ट्रेडेड। तो यहां पे बिल्कुल मिशन लॉजिकल है, और मिशन होता भी क्या हमेशा सही, तो आंसर है भी क्या, बी। और आपको समझ में आ गया कि मिशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गलत नहीं दिया होता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पैटर्न्स ही हैं जो हम डिकोड कर रहे हैं, और ऊपर से मिशन अगर हो भी लॉजिकल तो बिल्कुल गलत नहीं है। तो अगर मिनिस्ट्री आई, आप क्या मानेंगे, गलत, फिर देखेंगे लॉजिक, अगर वो भी सही बैठ रहा है तो गलत मार्क कर देंगे। मिशन लिखा वो सही होगा, दोबारा पढ़ेंगे देखेंगे लॉजिकल है तो क्या करेंगे, सही मार्क करेंगे। और मिशन कभी गलत होता भी नहीं है, क्योंकि मिशन को तो बहुत ब्रॉड होगा ना, तो उसको कैसे गलत करे एग्जामिनर। तो आपको पता लग गया कि एग्जामिनर कौन कौन सी चीजों को गलत करता है। अगर ये भी समझ में आ जाए, आधा काम तो वैसे ही हो गया है। Which principle among the following was added to the DPSPs by the 42nd amendment? अब ना आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अमेंडमेंट से डीपीएसपी ऐड किए हैं। 42nd अमेंडमेंट से कुछ ऐड किए थे। इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, पर आपको पता होना चाहिए था कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये वाला प्रिंसिपल हमने 42nd से ऐड किया था। और 42nd से और क्या क्या ऐड किया है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन से 3-4 चीजें हमने 44 अमेंडमेंट से डीपीएसपी में ऐड की थी, वो आपको पता होनी चाहिए। एक उसमें क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, लिविंग वेजेस, इक्वल वर्क, ये कब कब ऐड किए हैं, तो इतना पता होना चाहिए। तो मेंशन द कमेंट सेक्शन, जिसको पता है, जिसकी तैयारी अभी हुई है अच्छे से, तो कौन कौन सी अमेंडमेंट से डीपीएसपी ऐड किए गए हैं, पहले तो ये पता हो, और कौन सी अमेंडमेंट में कौन कौन से डीपीएसपी ऐड किए हैं। तो जो 42nd से ऐड किए थे, वो 4 डीपीएसपी जो ऐड किए थे वो क्या था, एक तो यही है कि फॉर, जैसे हम लिखा हुआ है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। एक था टू प्रोटेक्ट द एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एक था फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। एक था हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक चिल्ड्रन वाला था, एक एनवायरमेंट वाला था, एक हमारा फ्री लीगल एड वाला था, एक मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में वर्कर का पार्टिसिपेशन। तो ये 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, फोर्थ वन इज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, और एक था हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 4 चीजें जो ऐड की गई थी। अब तो याद हो गया, पर इसके याद के अलावा ये है कि अब आपका काम क्या है कि जो भी अमेंडमेंट्स हैं फेमस उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो पता होनी चाहिए। दिस इज अ थीम दैट कैन बी रिपीटेड अगेन, तो दिस इज अ थीम दैट कैन बी रिपीटेड। अब देखते हैं नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई राइट्स के बारे में पूछा है, राइट्स क्या है, सिंपल, फिलोसॉफिकल, एनालिटिकल। अब ये करना चाहिए आपको।
आपको सिंपल सा फंडा पता है कि राइट्स किसको दिए जाते हैं, सिटीजन्स को दिए जाते हैं, कि आपके कुछ राइट्स हैं, क्यों दिए जाते हैं और किसके अगेंस्ट दिए जाते हैं, और इसलिए दिए जाते हैं ताकि स्टेट क्या ना बन जाए, अथॉरिटेरियन ना बन जाए। उसकी पावर पे चेक कौन रखता है, राइट्स गिवन टू सिटीजन। तो राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, नो, दीज आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। ये है, तो आपको पता लगा कि ए एंड सी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड राइट्स आर प्रिविलेजेस व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। भाई राइट्स आर नॉट द प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस तो होती नहीं है। राइट्स आर द प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट मैनी, नो, देयर इज नो आइडिया ऑफ प्रिविलेजेस एज सच इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट्स आर नॉट प्रिविलेजेस। तो राइट्स या तो क्या होगा, ए होगा या सी, और आपको पता है राइट्स किसको मिलते हैं, सिटीजन्स को। तो आंसर क्या हो गया, आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। सो आंसर इज सी। वेरी वेरी लॉजिकल एंड सिंपल क्वेश्चन। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। बहुत बार न्यूज में आता है, आपको ये पता भी होना चाहिए कि जेंडर गैप इंडेक्स के लिए एक बड़ी फेमस बॉडी है, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आज पहले तो यही पूछ लेते थे, अब तो जाके आपको पेपर की तैयारी करनी है कि पेपर कितनी आइटरेशन 25 वाला करें, उस लेवल की तैयारी करें। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है। विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द रिगार्डिंग स्मार्ट इंडियन हैकाथन 2017 इज कंसर्न्ड। Smart India Hackathon 2017. It is a centrally sponsored scheme for developing every city of a country into a smart cities in a decade. It is an initiative to identify new digital technology innovations for solving many problems faced by our country. भाई नाम क्या है, स्मार्ट इंडिया हैकाथन, मतलब डिजिटल चीजों की बात हो रही है। वर्ड हैकाथन किससे एसोसिएटेड है, हैकिंग से। मतलब किसकी बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की, मतलब डिजिटल स्पेस की बात हो रही है। मतलब डिजिटल स्पेस मतलब इंटरनेट वाला स्पेस। तो इट इज एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस फॉर सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री। तो हैकाथन मतलब यहां से वर्ड आ रहा है डिजिटल वाला, मतलब हम चाह रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम को हम कैसे डील करें, डिजिटली डील करें। मतलब यहां पे जो हैकाथन की गई होगी, स्मार्ट इंडिया हैकाथन, वहां पे किससे फोकस है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी बनाएं ताकि इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डील किया जा सके। वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट। पहली क्या है कि पूरी इंडिया में क्या बना दो, स्मार्ट सिटी बना दो, पूरी एवरी सिटी को स्मार्ट सिटी बना दो इन अ डिकेड। हमें सिटी के बारे में फोकस नहीं है, इसमें डिजिटल स्पेस पे फोकस है। ये मिशन किसका मिशन है, ये स्मार्ट सिटी मिशन है। हमारा अलग मिशन है स्मार्ट सिटी मिशन, उसकी बात हो रही है। तो उन्होंने उसका ऑब्जेक्टिव कहां पे टेप दिया, यहां पे टेप दिया। तो ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन में है कि आपको चीजें डिजिटली सॉल्यूशन लेके आने हैं जो इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं। इट इज अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ कंट्री कंप्लीटली डिजिटल इन अ डिकेड। ये बताओ, अब आपको समझ में आया कि जो पहले वाला पहला आंसर है ये तो नहीं है, दूसरा है। तो यहां तो 2 है, यहां 2 and 3 है, यही बचा ना, 2 है यहां 2 and 3 है, यही दो बचे। अब जो ये 2 and 3 है, अब आप क्या मार्क करोगे इसमें, पहला तो मार्क नहीं करोगे। क्यों नहीं मार्क करोगे पहला, बिकॉज इट इज द मिशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, नॉट स्मार्ट इंडिया हैकाथन। मतलब अगर दूसरा सही है तो देखो तीसरा सही लग रहा है, इट इज अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ कंट्री डिजिटल। ये किसका मिशन हो सकता है भाई, ये चीज मिशन होगा स्मार्ट इंडिया हैकाथन से। क्या हम ये कर रहे होंगे कि सारी ट्रांजैक्शन क्या कर दो, डिजिटल कर दो। अगर आप लगाते लॉजिकली तो क्या लगाते इसका आंसर, अगर आप लॉजिकली लगाते तो क्या आंसर लगाते इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ऑफ कोर्स आपको साफ पता लग रहा है कि एग्जामिनर ने पहले वाला कोई और मिशन का यहां टेप दिया, दूसरा सही है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल इन फाइनेंस एरा, फाइनेंशियल सेक्टर में सॉरी, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इट्स द प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ कंट्री कंप्लीटली डिजिटल, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंप्लीटली डिजिटल विद इन 10 years। कभी इंडिया ऐसा गोल रखेगा, हम ये रख सकते हैं कि हमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस प्रमोट करनी है। अगले भाई आप देखें 2017 में आया था, मतलब कह रहे हैं कि 2027 तक सारी ट्रांजैक्शन क्या होंगी, डिजिटल होंगी, कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होगी।
गवर्नमेंट का एम क्या है कि आप कैश में करें अप टू सर्टेन अमाउंट। कभी ये पॉसिबल है? ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंप्लीटली डिजिटल। इट्स अ वेरी वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज वेरी एक्सट्रीम। तो ये तो मैं मार्क नहीं करूंगा। आंसर क्या है इसका? बी। तो आपने देख लिया इस स्टेटमेंट से यूपीएससी के माइंडसेट को कि किसी और का ऑब्जेक्टिव किसी और में डाल रहा है और एक स्टेटमेंट को बहुत ही एक्सट्रीम बना रहा है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इज दिस स्टेटमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल? If not practically possible, then why the government will include that in the objective? And it's practically impossible, and this should not be done also. कि भाई जो ट्रांजैक्शन होगी डिजिटल होगी। It should be freedom of individual also कि certain ट्रांजैक्शन तो कैश में हो ही सकती है भाई। तभी तो हम क्या लेके आए हैं? एक हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आए हैं, उससे प्रमोट कर रहे हैं क्या? डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो कैश को रिप्लेस नहीं करना है, रिड्यूस करने का गोल हो सकता है गवर्नमेंट का। ये हो गया है। तो ऐसे भी स्टेटमेंट्स गलत की जाती हैं। दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड। रीड दिस स्टेटमेंट 10 टाइम्स सो दैट दिस पैटर्न यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर स्टेजें बड़ी एक्सट्रीम है, इफ द स्टेटमेंट विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, दैट कैन नॉट बी द आंसर। तो ट्राई टू लिंक दैट रियलिस्टिकली ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेके है, पूछा है कि उसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं, बताओ क्या है ये। इट डिसाइड्स द आरबीआईज बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। It is a 12-member body including governor and it's is reconstituted every year। अब मुझे बताओ भाई, ये मेंबर जो पढ़ते हैं आप, ये कितने मेंबर बॉडी है? 6 मेंबर बॉडी है ना। और ये फैक्ट चेंज करना क्या बड़ा इजी है, वो कर भी दिया उसने। है ये 6 मेंबर बॉडी, 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट के, क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। इट मींस अ सिंगल स्पेसिफिक फैक्ट इज वेरी इजी टू चेंज एंड दिस इज हैज बीन डन इन दिस स्टेटमेंट। दिस इज इनकरेक्ट। ऐसा फैक्ट जो बड़ा स्पेसिफिक हो वो हमेशा क्या होता है? गलत ही होता है। अब आप इसमें देखें कि भाई सेकंड तो गलत है, तो क्या बचा आपका? 1 या 3। अब भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती क्या है? मनी सप्लाई को चेंज करने के लिए। और मनी सप्लाई को चेंज कैसे करते हो आप? रेट को डिसाइड करके। तो ये कमेटी रेट डिसाइड करती होगी, ऑब्वियसली करती होगी। इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। भाई मॉनेटरी पॉलिसी काम किसका है? इट्स द फंक्शन ऑफ आरबीआई और अ गवर्नमेंट। आरबीआई, तो हेड भी कौन करेगा इसको? आरबीआई। और ऊपर लिखा भी हुआ है कौन है इसमें? आरबीआई है। तो ये क्या हो गया है? गलत। तो तीसरा गलत आंसर क्या है इसका? ए। अब मुझे ये बताओ, इसका आंसर ए आ गया। आपको अगर दो स्टेटमेंट ये पढ़ते, यहां बोला है गवर्नर है इसमें, और यहां बोला है कौन हेड होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपको समझ में आया कि गवर्नर है तो गवर्नर हेड होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो ये तो नहीं होगा। 2 और 3 इकट्ठे तो नहीं हो सकते, तो आपने क्रॉस कर दिया। एक पक्का सही होगा इसमें से, ऐसा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं भाई? जब ये गवर्नमेंट के अंदर है ही नहीं है, आरबीआई के अंदर है, और यहाँ क्या दिया? फैक्ट दिया है। ये भी गलत हो गया। तो कहां पहुंच गए? ए पे। तो जैसे मर्जी पहुंच जाए आप। हमने क्या लॉजिक लगाया था कि ये फैक्ट है, ये इसके गलत होने के चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा है, सिंगल फैक्ट है। हम इसको गलत मान लिया एक बार। थर्ड पढ़ी, वो बिल्कुल इलॉजिकल है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी इज अंडर आरबीआई नॉट गवर्नमेंट। थर्ड गई, थर्ड जाती हमारे पास क्या बचा? 1 and 1 2, मतलब 1 तो पक्का सही है और दूसरा क्या है? फैक्ट है। तो हमने फैक्ट क्या कर दिया? गलत। और मिनिस्ट्री हमेशा क्या होती है? ये मिनिस्ट्री टाइप की चीज है, ये हमेशा क्या होती है? गलत। अभी देख के हटे हैं पिछले पेपर में, 2018 के पेपर में। और ये नंबर क्या है? बड़ा स्पेसिफिक है। तो 2 स्टेटमेंट भी गलत हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हां, अगर आपको भाई 2 बॉडीज लिखी है, यहां पे भी एक बॉडी लिखी है, यहां पे भी एक बॉडी लिखी है, फिर उसमें से एक ही बॉडी गलत होती है, दोनों बॉडीज गलत नहीं होती हैं। दिस थिंग वी हैव रियलाइज्ड इन द पास्ट ईयर पेपर्स। तो यू शुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन एंड अगेन कि हमने मिनिस्ट्री जब भी आएगी उसको प्रोबेबिलिटी क्या उसकी गलत होने की? बहुत ज्यादा है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 12। हम 12 नंबर देखते हैं। इसमें देखें, इट इज अ बेसिकली अ आर्ट एंड कल्चर बेस्ड क्वेश्चन दैट इज विद रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। भाई मणिपुरी संकीर्तना, अगर आपको इतना भी पता होता कि दिस इज रिलेटेड टू काइंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, उसमें आपने ये भी सुना हो कि कीर्तन लिखा है वर्ड, मतलब मणिपुर का होगा स्टेट का, और वर्ड क्या है? संकीर्तना, मतलब द वर्ड इज कीर्तन। और भाई कीर्तन में इफ इट इज सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, इज इट लॉजिकल और इलॉजिकल? कीर्तन मतलब भजन, मतलब डिवोशन। डिवोशन मीन्स सॉन्ग एंड डांस। ऑफ कोर्स इट्स एज सिंपल एंड एज लॉजिकल एज इट कैन बी। तो ये सही हो गया है। अगला, सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस परफॉर्मेंस। भाई कोई भी सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, आपने जब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा ना तो आपको क्लियर हो गया कि पहला वाला पक्का सही है। पहले के बेसिस पे क्या बनाया उसने? दूसरा स्टेटमेंट। और दूसरा क्या बनाया है
कि ओनली सिंबल्स आर यूज्ड एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब और कोई इंस्ट्रूमेंट यूज ही नहीं होता है। इज इट लॉजिकल और इलॉजिकल? But if there is a song and dance performance, there will be a couple of instruments will be used. If the question saying only one, it means वो क्या कह रहा है, बाकी सारे इग्नोर कर रहा है। और कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है? आपने कभी कोई ऐसी परफॉर्मेंस देखी है जहां पे सिर्फ एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज हो? बाकी कम यूज हो सकते हैं, पर यू कैन नॉट से ओनली। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही है तो ये तो हो गया खत्म। पहला सही है, दूसरा गलत है, ये भी क्या बचा? 1 3 एंड 1। इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब यहां पे डाउट है, क्या मणिपूर्ण संकीर्तना लॉर्ड कृष्णा को लेके है या नहीं है? दिस कैन बी अ लिटिल डाइसी फॉर यू, कि भाई हम इसको लॉर्ड कृष्णा से है, क्या पता लॉर्ड राम हो, लॉर्ड विष्णु हो, कोई भी हो सकते हैं। हाउ वी कैन से इट? दिस हैज टू बी पुट इन अ क्वेश्चन मार्क, but at least you should mark answer as 1 only, या 1 and 3, that is B and C. Answer is B. It is dedicated to the deeds of Lord Krishna. पर यहां पहुंचना मुश्किल था आंसर पे। एटलीस्ट आप 50-50 पहुंच जाते बी और डी में। तो इन सम क्वेश्चंस हम आंसर पे पहुंच जाते हैं लॉजिकली, और कई क्वेश्चन में हम लॉजिकली दो स्टेटमेंट्स में पहुंच जाते हैं। इट्स समटाइम्स रिस्की। अब मार्क करके जाते हैं। अब आपको लगता कि भाई आपने देखा कि पहला बड़ा सिंपल सा है, दूसरा क्या है, गलत किया इसना। अब थर्ड मेरे को लग रहा है कि लॉर्ड कृष्णा नहीं होंगे, लॉर्ड राम होंगे। अब आपको अगर यही सोचना था तो आप ये सोच सकते थे, गलत मार्क करके आते, ए डी लगा के आते। अगर सोचते कि इसने यहाँ पे खेल लिया है पहले और नहीं खेला है, यहाँ पे नहीं खेलेगा, तो आप क्या लगा के आते? बी लगा के आते। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ नहीं आंसर इसका 1 and 3 ही मार्क करना था, 1 नहीं करना था। नॉलेज के बेस पे तो कर देते 1 and 3। विदाउट नॉलेज यू कुड ओनली रीच टू 2 ऑप्शंस, जैसे बी एंड डी। उसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे। नॉलेज के बेस पे आप कर पाते हैं इसको। पर ये थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, मणिपूर्णी संकीर्तना, ये आपको अब ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13। कौन लेके आया था रायतवाड़ी सिस्टम? अगर आपको इतना पता होता ना कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था वो कौन लेके आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लेके आए थे वो? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ही इज एसोसिएटेड विद परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अगर ये भी पता होता तो आपको पता होता कि ये रायतवाड़ी सिस्टम तो नहीं लेके आए थे, तो ये क्रॉस कर देते, आंसर क्या आ जाता अपने आप? आंसर क्या आ जाता अपने आप? 1 क्रॉस किया तो आंसर क्या आ गया? 2 and 3, दैट इज अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। दिस इज द आंसर, दैट इज सी। तो इतना बस देखना था कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था वो कौन लेके आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तो आंसर नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या है अपने आप? क्या बच गया? अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। तो ये जो नहीं है वो पता है, उसके बेसिस पे आंसर अपने आप आ गया। स्टेटमेंट्स ही ऐसे बनाई हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 14। पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, व्हाट इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ अ बायो रेमिडिएशन टेक्निक? क्या है इसकी बायो रेमिडिएशन टेक्निक्स को लेके? पहला है, इट इज अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर। भाई बायो रेमिडिएशन का मतलब क्या है? बायो मतलब यू आर यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से नेचर में कर रहा होगा क्या बायोडिग्रेडेशन, वैसे ही हमें क्या करना है? ऑयल क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय इनेबलिंग द सेम प्रोसेस। हाँ भाई, आपने देखा कि कोई जो हमारा बैक्टीरिया है वो प्लास्टिक खा रहा है, हमने वही उसको यूज किया एज अ बायो रेमिडिएशन टू रिमूव प्लास्टिक पोल्यूशन जो हमने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक डेफिनेशन ऑफ बायो रेमिडिएशन, वर्ड एसोसिएशन, बिल्कुल सही। Any contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated by bioremediation. पहला वर्ड क्या है? Any contaminant, that too completely। भाई मुझे एक चीज बताओ, बायो रेमिडिएशन में तुम कंप्लीट कैसे कर दोगे कि आपने बिल्कुल ही पोल्यूशन खत्म कर दिया? सिंपल देखो ना, ये दिस इज वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। हम अभी देख के आए हैं पिछले क्वेश्चन में, whenever the statement is extreme, कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटल हो जाएंगी विद इन डिकेड, ऐसा नहीं है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अब आपने पैटर्न डिकोड कर लिया कि मैं ऐसी स्टेटमेंट्स एक्सट्रीम वाली को गलत करके आऊंगा, दिस हैज टू बी मार्क्ड रॉन्ग। जैसे ही दूसरा गलत मार्क किया, क्या बचा? 1 या 1 and 3। पहला तो वैसे सही है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर दिस पर्पस। भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम क्या होता है? जीन्स को चेंज करना। तो क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज नहीं कर सकते? क्या करने के लिए? बायो रेमेडिएशन के लिए। बायो रेमेडिएशन में आपको किसी बैक्टीरिया को यूज करना है, क्या तुम बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें? कैन बी डन, ऑफ कोर्स कैन बी डन। इज डन और नॉट पता नहीं, पर कैन बी डन ऑफ कोर्स। एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एडिटेड and that edited microorganism can be used for bioremediation. It means the statement has to be correct. So answer is going to be C is the answer. तो फोर्टन का आंसर क्या है? फोर्टन का आंसर is C. Very simple and logical. नहीं आता था तो भी ये करके आना था, क्योंकि भाई ये लॉजिक के बेस पे हो रहा है, इसमें नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस के बेसिस पे। अगला है द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर द, अब इसको देखते हैं। 1929 का जो एक्ट है ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, ये क्यों आया होगा हमें नहीं पता एग्जैक्ट, पर हमें बताया कि 4 स्टेटमेंट हैं, उसमें से एक सही है 3 गलत हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी लॉजिकल है और कौन सी इलॉजिकल, क्योंकि एग्जामिनर ने जब गलत स्टेटमेंट बनाई होंगी, क्या वो चीजें इलॉजिकल तो नहीं बोल गया है, उससे काम हो जाएगा। अब देखते हैं इसको। द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अब मुझे एक चीज बताओ, हमने अभी पढ़ा है पीछे कि ये तो डीपीएसपी था जो ऐड किया गया था। अगर ये डीपीएसपी ऐड किया गया, इसका मतलब क्या है? आज हम बात कर रहे हैं, तो उस एक्ट में क्यों बात की गई होगी? इसकी डिमांड आज हो रही है डीपीएसपी में, उस टाइम क्यों की गई होगी? एक्ट में कोई चीज लिखोगे तो वो क्या बन जाती है? लीगल। अगर उसकी आज भी डिमांड है, हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड की, मतलब ये एक्ट का पार्ट नहीं था, इट मींस ये आज डिमांड है, पहले नहीं थी। तो दिस इज टू बी इनकरेक्ट। और दूसरा, ये स्टेटमेंट पहले किसी क्वेश्चन में आ चुकी है, मतलब ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आर्बिट्ररी पावर्स टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, मतलब ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में हम किसको पावर दे रहे हैं? आर्बिट्ररी पावर दे रहे हैं किसको? मैनेजमेंट को, टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। मे बी किस ब्रिटिशर्स ने ज्यादा पावर ले लियो। एन इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, a system of tribunals and a ban on strikes. ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट में बात किसकी हो रही है? डिस्प्यूट, ट्रेड रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, तो उस टाइम ब्रिटिश कोर्ट इंटरवीन करेगा। यहां हमने मैनेजमेंट को ज्यादा पावर दी है, या ये सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स है, और बैन ऑन स्ट्राइक्स है, ये तीनों हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, इस एक्ट में ब्रिटिशर्स की पावर ज्यादा बड़ी होगी? ज्यादा बड़ी होगी मतलब उन्होंने मैनेजमेंट को ज्यादा पावर दे दी कि भाई तुम आर्बिट्ररी पावर ले लो ताकि तुम डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाओ। 1929 का ईयर क्या है? क्योंकि ईयर मॉडर्न हिस्ट्री में कब आता है, मतलब यहां पे इस टाइम पे नेशनल मूवमेंट कैसी थी? इंडियन नेशनल मूवमेंट 1929 में कौन सी मूवमेंट चल रही थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी इस टाइम, तो आप बताएं इस टाइम जो एक्ट आए होंगे, मतलब इस ईयर में किसका पलड़ा भारी था? किस चीज का पलड़ा भारी था? ब्रिटिशर्स का या इंडियंस का? इस ईयर में 29 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रही थी, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रही थी, या क्विट इंडिया मूवमेंट हो रही थी। जब ये हो रहा होगा तो ब्रिटिशर्स कैसा एक्ट लेके आएंगे? हमें शांत करने के लिए या हमें तंग करने के लिए? शांत करने के लिए। ये आर्बिट्ररी पावर उसको तो नहीं देंगे। और दूसरा बताओ भाई, अगर ये एक्ट नहीं भी होता तो इससे पहले डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व कर रहा था? ऑफ कोर्स ब्रिटिश कोर्ट्स ही कर रहे होंगे। इस एक्ट में लिख दिया, इसका मतलब ये है कि इस एक्ट ने बोला कि ब्रिटिश कोर्ट इंटरवीन करेंगे, तो पहले कौन कर रहा था? कोर्ट्स तो बहुत पहले आ गए थे ना, तो कोर्ट्स तो आज भी कर रहे होंगे। ये एक्ट में ये बात क्यों बोली जाएगी? तो बचा क्या? अ सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक्स, कि आपके ट्रेड डिस्प्यूट्स को जो कोर्ट सॉल्व कर रहे हैं उनमें वक्त लग रहा है, हम स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे। हाँ, स्ट्राइक्स पे बैन कर दिया है। तो एक अच्छी चीज की है, एक नेगेटिव चीज की है। यहां पे क्या है? पूरी नेगेटिव चीज है। इस एक्ट में तो ये नहीं करेंगे कि आर्बिट्ररी पावर दे लेंगे, क्योंकि इस टाइम का माहौल ये है कि ब्रिटिशर्स कुछ इंडियंस के लिए अच्छा ही करेंगे ताकि वो शांत हो जाएं, ऐसा रिवोल्ट ना करें जो वो कर रहे थे नेशनल मूवमेंट में। तो आपने ईयर से लिंक किया, और आपको पता है कि इस टाइम पे क्या बन रही थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बन रही थी, मतलब ब्रिटिशर्स क्या होगी, उनके प्रेशर में आ रही होगी। इस टाइम पे लेबर राइट्स की बात बढ़ रही थी पॉजिटिव डायरेक्शन में।
आया समझ में? तो हम ये आप कहोगे भाई यहां पे भी तो नेगेटिव है, स्ट्राइक्स बैन कर दी, पर यहां पे क्या आर्बिट्ररी पावर्स, व्हिच वन इज मोर नेगेटिव? दिस इज मोर नेगेटिव, दिस कैन नॉट बी डन, इट्स आर्बिट्ररी पावर्स। वर्ड क्या है? रैंडम पावर्स दे दी, आर्बिट्ररी पावर्स किसको? मैनेजमेंट को। ये तो नहीं करेंगे। स्ट्राइक्स पे बैन किया है, इट सीम्स लॉजिकल, पर क्या दे दिया? ट्राइब्यूनल दे दिया है। पर आर्बिट्ररी पावर देना तो क्या है? बिल्कुल ही गलत है। तो ये इसलिए गलत हो गया। वर्ड क्या लिखा है? आर्बिट्ररी पावर्स, एक्सट्रीम पावर्स टू मैनेजमेंट। That cannot be done when there is already a rise of left wing, labor parties, trade unions. फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में फेडरलिज्म आता है? नहीं, फेडरलिज्म तो होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थोड़ा ना है। कई जगह लोग इलेक्ट करते हैं, कई जगह इंडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन? नहीं, इसमें सिंपल है कि लोग डेमोक्रेसी को क्या किया है? डिसेंट्रलाइज किया है। मतलब सेंटर के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है, और लोकल गवर्नमेंट के पास पावर है। मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पावर इज डिसेंट्रलाइज एंड दैट टू इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सारे इलेक्शन जो होते हैं सभी टीयर में डायरेक्ट नहीं होते हैं, कई जगह इंडायरेक्ट भी होते हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, 3 बिल्कुल नहीं होगा, आप इसमें डाउट में आ सकते थे। बेटर क्या है? ये बड़ा एक्सट्रीम है, हर जगह ऐसा नहीं होता है, तो बेटर क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का ही एक पार्ट क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो बेटर वर्ड क्या है? अगर ये मार्क करोगे तो ये भी करना पड़ेगा, तो बेटर क्या मार्क करो? ब्रॉड रेदर देन नैरो। जो भी ऑप्शन ब्रॉड होता है वो सही होता है, स्पेसिफिक ऑप्शन क्या होता है? गलत होता है। और वो वैसे भी क्या गलत है, क्योंकि हर जगह डायरेक्ट डेमोक्रेसी है भी नहीं है। With reference to the Constitution of India, the directive principles of state policy constitute limitations upon DPSPs. Are they legally enforceable? No. Are they justiciable? No. It means, are they limitations on anybody? Answer is no. तो ना इस पे लिमिटेशन है ना इस पे लिमिटेशन। आंसर क्या है? डी इज द आंसर। तो DPSPs are not the limitations on anybody. It's just the directions given to the executive and legislature, not foundations on them. Simple, इस फंडे पे निकल जाता है। बड़ा लॉजिकल है। डिजिटल सिंगल मार्किंग आपको पहले बताया था, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए और EU दिख जाए, आपको पता नहीं क्या प्यार है यूपीएससी को कि EU का पहले, अब यहाँ पे क्या है? डिजिटल सिंगल मार्केट आया, पहले आया था जनरल डाटा जो प्रोटेक्शन के लिए आया था। तो ये भी EU का ही है। इसको पता नहीं क्या प्यार है यूपीएससी को। EU वाली चीजें कोई भी इनिशिएटिव होते हैं पक्का पूछते हैं, क्योंकि बेंचमार्क्स होते हैं। ये भी बेंचमार्क है, सिंगल डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी है। तो इनका जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, कल को वो आए और EU लिखा हो, तो जहां EU दिख जाए तो बस मार दें EU। अब ये देखें, एट वन ऑफ द प्लेसेस in India, if you stand on the seashore and watch the sea, you will find that the sea water recedes from the shoreline a few kilometers and comes back to the shore twice a day. And you can actually walk on the sea floor when the water recedes. The unique phenomena is seen at. छोड़ के आ जाएं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, दिमाग लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है इसमें। भावनगर, चंदीपुर, नागपट्टनम, इनमें से कोस्टल सिटी हैं ये। आंसर इसका क्या है? भावनगर। जैसे आप देखना, भावनगर इज बेसिकली इन गुजरात। भावनगर इज इन गुजरात। तो इसका आंसर ये है कि ये चंदीपुर उड़ीसा में है। इट इज एसोसिएटेड विद उड़ीसा। और सारे कोस्टल भी हैं, तो ये स्किप करके आ जाते हैं भाई, इसमें पंगे लेने का कोई फायदा नहीं है। भर भर के नेगेटिव आती है ऐसे क्वेश्चंस में। ये तो वही करेगा जिसको होगा बस कि मेरे को नेगेटिव लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, मेरे पास नंबर बहुत आ गए हैं पहले ही, एक आध नेगेटिव चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए है ये, आपके लिए नहीं है। अगर आपको इतना रिस्क नहीं लेना है पेपर में। बच्चे लेते हैं, कोई लॉजिक निकाल देंगे भाई, पर आपको गोल सिंपल है कि मेरे को 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, 90 के अराउंड क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे 5-7 क्वेश्चन में छोड़ के आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। विद रेफरेंस टू प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, a property transaction is not treated as benami transaction if the owner of the property is not aware of the transaction। मतलब आपने एक बंदे को प्रॉपर्टी दी, उसको अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में, आपने अपने
मान लो कोई वर्कर है, ड्राइवर के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, उसका आधार कार्ड लेके उसे सिग्नेचर करवा लिया, बताया नहीं उसको, तो क्या वो बेनामी नहीं होगी? बेनामी तो बेनामी रहेगी ना भाई, अगर ओनर को पता हो ना पता हो, ये थोड़ा ना है। ये तो बहुत सही काम हो जाएगा। इट इज द बिगेस्ट लूप होल, इट विल बी द बिगेस्ट लूप होल अगर ऐसा कर दिया है तो। ये क्या है? सीम्स इलॉजिकल। दूसरा तो क्या है, मतलब 1 तो क्या है, गलत है, तो क्या बचा 2 and 2 3, और 2 पक्का सही है। प्रॉपर्टीज हेल्ड बिनामी आर लायबल फॉर कन्फिस्केशन। अगर जो प्रॉपर्टी बेनामी है भाई तो सरकार तो उसको कॉन्फिस्केट करेगी ना भाई, मैं खींच ले लेगी अपनी तरफ, जब्त कर लेगी। वेरी लॉजिकल एज पर दिस एक्ट। अगर ये पहला स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब क्या है कि जो भाई जिसको बंदे के पास गए, बोला कि भाई बता ये प्रॉपर्टी है तेरे नाम पे, तेरे पास कैसे पैसा आया यहाँ से, तो बोलेगा मेरे को तो पता ही नहीं है, तो बंदा बोलेगा ठीक है फिर ये बेनामी नहीं है। ये क्या बात बनी? ऑफ कोर्स काम तो ऐसे होते हैं ना कि बहुत लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी है, उनको पता भी नहीं है बिकॉज वो इतने अवेयर नहीं है लेके, पर वो प्रॉपर्टी किसी की और के जिसने ब्लैक मनी से कमाई है वो प्रॉपर्टी, उसको रोकने के लिए ये तो लूप होल हम नहीं रखेंगे लॉ में। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी एपिलेट मैकेनिज्म। भाई मुझे बताओ, दिस बट नॉट दिस क्या करते होते हो? माइंड को अलर्ट करते हो। अगर स्टेटमेंट हो दिस बट नॉट दिस, this act provides for 3 authorities for investigation, पहला फैक्ट, but not provide appellate mechanism। भाई बेनामी चीज में तुम अपील क्यों नहीं करने दोगे? मुझे एक चीज बताओ कि हमेशा हर जगह ट्राइब्यूनल्स हैं, हर के एपिलिएट ट्राइब्यूनल्स हैं, तो इसमें क्या पाप हुआ है कि तुम अपील नहीं करने दोगे? दिस एंड डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी एपिलेट मैकेनिज्म। मतलब आपने पहले तो बताओ एपिलिएट बॉडी भी लिखा, क्या लिखा है? एपिलिएट मैकेनिज्म तो लिखे हैं। इसका मतलब क्या बोल रहा है वो सिंपल बोल रहा है कि भाई आप ये करें कि 3 इन्वेस्टिगेशन बॉडी था, उन्होंने जो बोला फिर उसके बाद तुम अपील नहीं कर सकते। अपील ना करना इज नॉट इंडियाज जुडिशियल सिस्टम। देयर मस्ट बी सर्टेन एपिलिटी मैकेनिज्म। डज नॉट प्रोवाइड फॉर इज अ वेरी, पहले तो ये पैटर्न ही आपसे डर लगता है, दिस बट नॉट दिस। उसमें क्या होता है? कुछ सच होता है और ये पार्ट क्या होता है? झूठ होता है, और ये झूठ लग भी रहा है बिकॉज देयर इज नो एपिलिएट मैकेनिज्म। तो क्या करो इसको? रॉन्ग। तो आंसर इज गोइंग टू बी ओनली। तो पहले आपने देखा दिस बट नॉट दिस, तो आप अलर्ट हो गए, चांसेस क्या है इसके गलत होने के? बहुत ज्यादा हैं। फिर आपने देखा कि नॉट में क्या लिखा है कि नो एपिलिएट मैकेनिज्म विच इज इलॉजिकल, तो स्टेटमेंट वैसे ही क्या हो गई है? गलत हो गई है। तो आप और कॉन्फिडेंस से मार्क करके आओगे। आया समझ में? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 21। due to some reason if there is a huge fall in the population of butterflies, अगर मान लो किसी कारण से बटरफ्लाई की पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई है, ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाइज, कौन कौन से लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? कौन कौन से लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? अब मुझे आप बताओ इसमें सिंपल। पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। बटरफ्लाइज क्या पॉलिनेशन का काम करती होंगी? बिल्कुल सही। यहां से पोलन ग्रेन लेके कहीं और जाती होंगी बिकॉज ये शिफ्ट करती रहती हैं अपने आप को, इस ट्री से उस ट्री जाएंगी। पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स, सम क्या होता है? हमेशा पॉसिबिलिटी ऑफ 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। सम मतलब चांसेस क्या है? सही। There could be a drastic increase in the fungal infections of some plants. Some plants में drastic increase हो जाएगी क्या? Fungal infection. Some तो ठीक है, drastic increase हो जाएगी fungal infection. It could lead to a fall in the population of some species of wasp, spider and birds. जब बटरफ्लाई गई तो कुछ प्लांट्स का पोलिनेशन नहीं हो पाएगा, कुछ वास्प, स्पाइडर, बर्ड्स उन पे डिपेंड कर रहे होंगे, उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। सीम्स वेरी लॉजिकल। अब मुझे बताओ, मैं आंसर मार्क करूंगा तो मैं क्या करता हूं? पहला तो पक्का सही करूंगा, तीसरा पक्का सही करूंगा, दूसरे में मेरे को डाउट है। वर्ड लाइक अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शंस, मैं इसको करेक्ट मार्क के डी मारूंगा क्योंकि मैंने सोचा ये बोला ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन इन सम प्लांट्स, इट कैन बी पॉसिबल। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर डी मार्क क्या होगे क्योंकि ये वर्ड के सम प्लांट्स में ड्रास्टिक इंक्रीज हो जाएगा। हो सकता है ना भाई,
इंडिकेशन मतलब कि सारे प्लांट्स में ड्रास्टिक इंक्रीज हो जाएगा। सम प्लांट्स में मान लो कोई प्लांट्स बहुत ही ज्यादा, मान लो पहली बात तो ये बताओ, जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई और उसका फंगल से क्या रिलेशन है। मान लो एक प्लांट है, आपने एक प्लांट है बनाया हुआ, ये प्लांट है आपका। अब इस प्लांट पे पहले बटरफ्लाई इस प्लांट पे डिपेंड थी, क्या पता उस बटरफ्लाई के कारण वहां पे फंगल इन्फेक्शन ना आ रही हो। अब वो गई बटरफ्लाई तो फंगल इन्फेक्शन आ गई। ड्रास्टिक इंक्रीज हो सकता है हाँ, पर सम प्लांट्स में हो सकता है हाँ, हो सकता है। तो लॉजिक तो यही बोलता है, मैं क्या मार क्या कहूंगा डी। उसने आंसर क्या दिया यूपीएससी ने, सी। बिकॉज वो बोल रहे हैं कि ड्रास्टिक इंक्रीज की बात, ये वर्ड क्या है, गलत है। बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि भाई हम क्यों माने ड्रास्टिक इंक्रीज होगा, पर वर्ड आगे क्या लिखा है, सम लिखा है ना भाई, तो सीम्स मोर लॉजिकल कि हाँ ये सही हो सकता है। तो मैं डी मार्क करके आता, आप भी डी करते, आंसर सी था, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, सी आंसर हो जाए भी, पैटर्न को नहीं छोड़ेंगे हम। ऐसे नहीं कि यहां पे हमने सी कर दिया फिर तो अगली बार सोचेंगे, फिर तो अगली बार तो फिर वहां भी चेंज करना पड़ेगा आपको, ये काम नहीं करना है। जो पैटर्न बना लिया उसको अप्लाई करें, 70-80% वो सही होगा, 20-30% गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नेट गोल क्या करना है, अपनी कट ऑफ क्लियर करनी है, ऐसे ही होगी। अपने पैटर्न पे इतना विश्वास हो कि फिर उसके अगेंस्ट जाना भी पड़े तो नहीं जाएंगे, उस पे अड़े रहेंगे। इनफैक्ट इवन इफ यू नो कि हाँ भाई इसका आंसर ही है, this much confidence you should have on your patterns or algorithms that you are decoding from these PYQ analysis series. अगला है, it is possible to produce algae based biofuels, but what is or are the likely limitations of developing countries in promoting this industry? कि इन developing countries की क्या limitations हैं, क्या प्रमोट करने में algae based biofuel। पहला, प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। मुझे एक चीज बताएं, दिस बट नॉट दिस, और क्या दिक्कत है, एल्गी अकेली सी में होती है, आपने कभी एल्गी कॉन्टिनेंट में नहीं देखी है, बहुत बार देखी है, फिर एल्गी क्यों नहीं बनेगी, वेरी इलॉजिकल। पहली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल इलॉजिकल। आपने कभी एल्गी हमेशा सी में देखी है, आपने कभी कॉन्टिनेंट में नहीं देखी है, आपने एल्गी आपके घर की टैंकी में नहीं देखी है। तो आपने अगर घर की टैंकी पे एल्गी लगी देखी है, तो एल्गी क्या कॉन्टिनेंट पे नहीं बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है भाई। सेम सी जैसा एटमॉस्फेयर तुम कॉन्टिनेंट पे बना दो, क्या दिक्कत है उसमें। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया, पहला गलत मतलब 2 3 या 3 ओनली, मतलब 3 पक्का सही है। तो आपने ये क्रॉस किया क्योंकि आपने देख लिया दिस बट नॉट दिस, और ये पढ़ा तो ये क्या इलॉजिकल है, तो स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। थर्ड पक्का सही ऐसे पढ़ते हैं ताकि शायद हमें क्या हो जाए, सेकंड स्टेटमेंट का वहां से सेंस बननी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो बाकी स्टेटमेंट सेंस बनाना और स्टार्ट कर देती हैं। इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन necessitates the setting up of a large scale facilities which raise ecological and social concerns। भाई अगर आपको इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन करनी है किसकी, एल्गी की, तो उसके लिए शायद आपको लार्ज स्केल फैसिलिटी बनानी पड़ेगी जिसके कारण इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न होंगे। सीम्स लॉजिकल है भी ये सही, कंसर्न्स तो होंगे, बिकॉज इसमें आपको आर्टिफिशियल काम करना पड़ेगा, और आर्टिफिशियली काम करना है तो आपको शायद उसके इन्वायरमेंट कॉस्ट हो। Setting up and engineering the algae-based biofuel production requires a high level of expertise until the construction is completed. High level of expertise. भाई एल्गी को आपको आर्टिफिशियली बनाना है, इंजीनियर करना है, तो उसमें एक्सपर्टीज लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे ये बता दो। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रही हैं, आप ये बोलोगे नहीं नहीं आपको बायोफ्यूल बनाना है एल्गी बेस्ड, उसमें आपको एक्सपर्टीज नहीं लगेगा, आप बायोफ्यूल बना रहे हो भाई एल्गी से, तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन इतना आसान काम तो नहीं होगा ना, इतना आसान होता तो हो ही जाता फिर। तो ऑफ कोर्स इसमें क्या लगेगा, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज लगेगा ही लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपर्ट, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, बिल्कुल सही। उसके कारण अगर बनाओगे ऐसे प्लांट तो हर इंडस्ट्री और प्लांट के कोई ना कोई कंसर्न्स हैं, इकोलॉजिकल और सोशल, इट्स वेरी जेनरिक। 2 and 3 आर करेक्ट, आंसर इज गोइंग टू बी बी। तो इसका आंसर क्या है, बी। सिंपल एक्स्ट्रापोलेशन से कर पाते तो क्या बन जाता, बी। पहला क्या है, बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट अगर पहला सही है तो बाकी दोनों गलत हो रहे हैं, पहला सही है तो बाकी दोनों गलत हो रहे हैं। दोनों मतलब आप कह रहे हो कि सेटिंग अप ऑफ दीज प्लांट्स, यहां पे बोला सी इज नॉट कॉन्टिनेंट, यहां पे बोला ही नहीं है कुछ, यहां बोला ही नहीं है सी और कॉन्टिनेंट के बारे में, मतलब वो झूठ है बात। अगर सच में कोई कॉन्टिनेंट सी की बात होती यहां पे भी झलकती वो चीज, तो वो वैसे ही गलत है उस सेंस में।
तो एग्जामिनर जब पहले में झूठ बोल के आगे बढ़ा तो वो भूल ही गया, उस झूठ को बाद में इंक्लूड करना ही भूल गया, क्योंकि वो है ही झूठ। तो उसे अगर सच होता तो थोड़ा बहुत दिखता रहता नीचे भी, अगर सच में ऐसी कोई बात होती तो। अगला है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, 23rd नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। अब इसको देखें, टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। हमें क्या प्रमोट करनी है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का काम करने का एक तरीका क्या होता है? पहले अवेयरनेस फैलाओ। भाई न्यूट्रिशन आपको बढ़ानी है तो पहले क्या, लोगों को अवेयरनेस तो हो न्यूट्रिशन को लेके, तभी तो वो कर पाएंगे कुछ भी चीज। सही है। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ अनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन। हाँ, अगर न्यूट्रिशन आएगी तो ऑफ कोर्स अपने आप क्या कम हो जाएगा, अनीमिया। टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, coarse cereals and unpolished rice to promote the consumption of poultry eggs। अब ना नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। आपने देखा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, आपने नहीं पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे मिशन के? एक मिशन का ऑब्जेक्टिव होता है न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए आप कोई प्रोडक्शन करोगे, दूसरा होता है प्रोडक्शन करोगे ताकि लोगों तक पहुंचे वो सामान और न्यूट्रिशन लेवल बढ़े, दूसरा उनमें अवेयरनेस हो, सप्लाई साइड भी और डिमांड साइड भी। तो ये दोनों डिमांड साइड चीजें हैं, ये चीजें क्या, सप्लाई साइड है। तो आप टिक करके आंसर क्या मार्क करके आ रहे हो? 1 2 3 4, कि भाई बात तो सही है, इसमें ये होगा, पर आंसर नहीं है 1 2 3 4। अब 1 और 2 के हैं, बिल्कुल सेम सिमेट्रिकल हैं, दोनों इकट्ठे होंगे तो 1 2 इकट्ठे होंगे, तो 1 2 तो इकट्ठे होंगे, 3 4 इकट्ठे होंगे। आपने देखा यहाँ पे क्या कंज्यूम कर रहे हैं हम? सीरियल्स, मिलेट्स, और ये यहाँ क्या प्रमोट कर रहे हैं? एग्स, पोल्ट्री एग्स। अब आपने देखा कि भाई हमारे पास अगर मैं मानूं चारों सही है 1 2 3 4, जो कि होने भी चाहिए बिकॉज न्यूट्रिशन की बात हो रही है, पर चारों ऑप्शन में है ही नहीं है। 1 2 इकट्ठे आएंगे पक्का पता है। अब 3 4 में देखें तो आपको लगेगा कि शायद उन्होंने एग्स के प्रमोट नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज ये उस वॉल एंगल आ जाता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाला, ये थोड़ा सा कॉमन है। तो 3 कर रहे होंगे, 4 नहीं कर रहे होंगे, तो आपने लगा दिया 1 2 3, आंसर आ गया बी। यहां पहुंच गया आप इस लॉजिक से। यहां आपने सोचा कि 3 4 इकट्ठे नहीं है। अब बात यह है कि गवर्नमेंट दोनों प्रमोट करती है। भाई ये बात तो चलो ठीक है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या है, पर गवर्नमेंट तो प्रमोट करेगी जिसको खाने हैं। आप ये सोच सकते हो कि भाई दोनों प्रमोट करेगी गवर्नमेंट, जिसको खाने हैं फ्रीडम देगी कि आप एग खाने एग खा लो, पल्सेस खाने पल्सेस खा लो। दोनों इकट्ठे आएंगे, दोनों इकट्ठे हैं नहीं है, या तो ये दोनों इकट्ठे आएंगे, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। तो ये आपने काट दिया, ये आपने काट दिया कि भाई यहाँ पे इकट्ठे नहीं है, यहाँ पे इकट्ठे नहीं है। क्या बचा? 1 2 या 3 4। तो आपने बोला अब यहाँ ये आएगा या ये आएगा, तो आप इसमें डाउट में आ गए। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है, आप इसको बहुत तरीके से सोच सकते थे। जैसे एक आपने सोचा डिमांड और सप्लाई, आपने 1 2 और 3 4 लगा दिया, मिला ही नहीं ऑप्शन में। फिर सोचा शायद एग वेज और नॉन वेज की बात होगी तो थर्ड होगा, तो 1 2 3 लगा दिया। फिर आपने सोचा नहीं नहीं ये तो इलॉजिकल चीज है, क्यों? एग तो प्रमोट करेंगे करेंगे, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, फ्रीडम दे देंगे, उसमें लिबर्टी दे देंगे, तो 3 और 4 इकट्ठा आएगा। फिर आपने 3 और 4 इकट्ठा देखा तो आपने देखा ये चला गया। अब बचा भाई 1 2 है या 3 4 है, क्या लगाएं? क्योंकि ये मिशन का काम ये प्रमोट करना नहीं है, ये मिशन है ही क्या, अवेयरनेस वाला मिशन है। तो आप कहां तक पहुंच पाते? ए आंसर है इसका। अब ये पहुंचना मुश्किल था, पर एटलीस्ट यहां तक पहुंच जाते कि भाई मैं आंसर 1 2 3 मार्क नहीं करूंगा, ना मैं 1 2 4 करूंगा, बचा क्या है 1 2 एंड 3 4। अब 1 2 और 3 4 में आंसर 1 2 है, एटलीस्ट ए और डी में पहुंच पाते। ये सोचना कि यहाँ पे एग्स की बात नहीं हो रही होगी बिल्कुल इलॉजिकल है, बिकॉज गवर्नमेंट हर चीज प्रमोट करती है, वो आपको फ्रीडम दे देती है। आएंगे तो दोनों इकट्ठे आएंगे, उस बेसिस पे आप 3 और 4 जहां अकेले हैं वो काट देते, बचता 1 2 एंड 3 4। अगर पता होता तो सिर्फ ये अवेयरनेस वाली स्कीम है, एटलीस्ट ए और डी पे पहुंच पाते। तो आप अगर ये लॉजिक लगा रहे हैं कि एग्स क्यों प्रमोट करेंगे, डिबेट खड़ी हो जाएगी। ये लॉजिक गलत है बिल्कुल, बिकॉज गवर्नमेंट सब कुछ प्रमोट करती है, वो आप पे खाना खाएं या नहीं खाना ना खाएं। इनफैक्ट आजकल गवर्नमेंट पॉलिट्री वाले सेक्टर को भी प्रमोट कर रही है कि हाँ एग्स पे फोकस करो, जिसको खाना है वो खाए। The Factories Act of 1881, Factories Act of 1881
was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions. N.M. लोखंडे was the pioneer in organizing labor movement. बहुत ही फेमस नाम है N.M. लोखंडे, ये लेबर एक्टिविस्ट थे, इनका नाम बड़ा फेमस है, दूसरा तो पक्का सही है. The Factories Act was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow workers to form trade unions. अब फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में क्या बनाने की बात कर रहा है? ट्रेड यूनियन बनाने की बात कर रहा है. भाई हम अभी पढ़ के आए हैं 1929 में ट्रेड यूनियन बनाने को मना किया था, ट्रेड यूनियन बनाने से मना किया था. 1929 में मना कर रहे हैं, 1881 में बोल दिया उन्होंने क्या बना लो, ट्रेड यूनियन बना लो. ऐसा होगा? इनफैक्ट अगर पहले ट्रेड यूनियन क्यों बोली होंगी उन्होंने, कभी नहीं बोलेंगे ब्रिटिशर्स. वो ट्रेड यूनियन बन रही थी, उसको रोका गया था 1929 में. ये बात है. हमने अभी पढ़ा है 1929 में क्या बंद की थी? स्ट्राइक्स बंद की थी. स्ट्राइक्स बंद की थी, ये की थी ना. तो 1929 में रोका जा रहा है किसको? लेबर्स के राइट्स को. और 1881 में राइट्स को बढ़ाया जा रहा है, लेबर राइट्स को, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड यूनियन स्ट्राइक्स. ये कैसे इनकम्पैटिबल है ना, कि 1929 में तुम कम कर रहे हो, 81 में तुम उनके राइट्स को बढ़ा रहे हो, यहाँ पे तुम कम कर रहे हो. इट सीम्स इलॉजिकल. इनफैक्ट यहाँ पे बढ़ाओ और यहाँ पे कम करो तो सही लगता है. ब्रिटिशर्स यहाँ पे जा रहे थे, इंडियंस को पावर ज़्यादा दे रहे थे, तो ये गलत है. आंसर क्या है? ओनली बी. थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते तो भी काम बन जाता है इसमें. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर. इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द impeding global warming due to anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be the potential sites for carbon sequestration? कहाँ पे स्टोर करनी है कार्बन? Abundant and uneconomic coal seams, जो भी आपकी कोल पड़ा है जहाँ पे अबंडन हो गया है या अनइकोनॉमिक है, वहाँ पे कोल में स्टोर कर लो. Depleted oil and gas reserves, अगर कोल में स्टोर कर लोगे तो जो रिजर्व्स हैं ऑयल गैस के वहाँ पे स्टोर कर लो, या डीप जो सलाइन फॉर्मेशन है वहाँ पे कर लो. तीनों चीजें क्या हैं? बड़ी ही आपस में लिंक्ड हैं. अगर यहां कर पाओगे तो यहां भी कर पाओगे, यहां कर पाओगे तो यहां भी कर पाओगे. तो आंसर क्या है इसका? डी. तो अगर पहली सही है तो दूसरी भी सही होनी चाहिए, दूसरी सही है तो तीसरी भी सही होनी चाहिए, तो तीनों इकट्ठी सही होनी चाहिए. आंसर क्या है इसका? 25 का आंसर इज डी. तो ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं है. द स्टेटमेंट्स आर इन सिंक विद ईच अदर. नेक्स्ट इज 26. द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमेटी 1927 में क्यों बनाई थी हमने? बटलर कमेटी वॉज एसोसिएटेड विद द, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसका रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स क्या होगा उसके लिए बनाई थी. फैक्चुअल है, नहीं आता तो छोड़ना पड़ेगा, कोई भी और स्कोप नहीं है इसमें, कुछ दिमाग नहीं लगा सकते आप. द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज समटाइम्स इन न्यूज. उस टाइम न्यूज में था तो पूछा है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट. इसमें क्या होता है, आप वैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हो कि अगर कोई भी बंदा बाहर से इंडिया में आके पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो हमें होता है कि वो इंडिया में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, पर हम उसको तभी अलाउ करेंगे जब वो कुछ भी बनाने के लिए सामान होगा वो कहाँ से लेगा? डोमेस्टिक कंपनी से लेगा. उसे बोलता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट. तो पढ़ लो उसको, बस कंसेप्ट को. परमिटिंग फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सेट अप देयर कैंपसेस इन, किस रिस्पेक्ट में है ये? कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो भी इंडिया में आएंगे, डोमेस्टिक कंटेंट. एजुकेशन में कौन सा कंटेंट आपको गया? बुक्स लेनी है. एक्सपोर्टिंग आर फूड प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज, नो. ग्रांटिंग लाइसेंस टू फॉरेन टीवी चैनल्स. कंटेंट, अब कंटेंट ना उससे लिंक कर रहे हैं, किताबों से, जो भी आपका सामान है, मीडिया नहीं. सोलर प्रोडक्शन इंडिया में करनी है तो क्या लगेगा? कंटेंट. कंटेंट मतलब मटीरियल, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग में होता है उसमें वर्ड होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट. तो 27 का आंसर इज ए. अगर आपको सोलर पावर प्रोडक्शन करनी है इंडिया में तो उसको प्रोडक्शन के लिए जो भी सामान चाहिए होगा उसका आपको डोमेस्टिक कंपनी से ही एक्वायर करना पड़ेगा. दैट इज द न्यूज, डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन द कंट्री. 28. The nuclear security summits are periodically held under the aegis of United Nations. The International Panel on Fissile Materials is an organ of International Atomic Energy Agency. अब मुझे बताएं, the International Panel on Fissile Material is an organ of this. Is it a body? Chances of it is wrong is high or less?
ऑफ कोर्स हाई। ये भी क्या है, बॉडी की, ये समिट ये करवाता है, यहां पे भी क्या है, बॉडी है। मुझे बताएं, एक क्वेश्चन में दो बॉडीज हैं, ये तो पक्का है कि दोनों सही नहीं है, हमने मार दिया गलत। अब या तो दोनों गलत हैं या इनमें से एक सही है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स आर पीरियोडिकली हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब ये फैक्चुअल बन जाता है कि आप क्या करोगे, एटलीस्ट आप सी तो मार्क ना करते। अब दोनों ही एजेंसी गलत दी हुई है। आंसर इसका क्या है, डी है। पहली खुद कराता है कौन, यूएस, और IAEA से अलग है कौन, इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल। दोनों का कोई वास्ता नहीं है, दोनों अलग अलग बॉडीज हैं। आया समझ में? तो 28 का आंसर इज डी, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। फैक्चुअल है। अगर आपका मन करता, वो थोड़ी बहुत भी नॉलेज थी उस टाइम, न्यूज में था ये, उस टाइम करवाई थी ये यूएसए ने न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स, तो उस कंटेक्स्ट में आप कर पाते। अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये न्यूज में नहीं है। अब कुछ और चीजें न्यूज में तो आपको वो पता होंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये न्यूज में है ही नहीं है। उस टाइम ये न्यूज में थी तो पूछी गई थी। हाँ, ये पता होता कि IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल दोनों अलग अलग काम करती हैं, कोई लेना देना नहीं है। IAEA का काम सिंपल ही है, आपका जो भी क्या है, जो मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल, उस पर चेक रखती है, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो मिलिट्री वाला हो। उसमें एडिशनल प्रोटोकॉल हमने पहले पढ़ी हुई है। जो इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल है, ये इसका काम अलग है। फंक्शनिंग पता होती तो भी इसको तुम अलग अलग मार्क कर देते। हाँ, पहले वाली आपको ना पता होती, दूसरे वाली आप गलत कर सकते थे, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। पर वो क्वेश्चन छोड़ना है, जो अपना पीछा क्वेश्चन देखें, अगर आप आज करें तो आज के बेसिस पे वो क्वेश्चन छोड़ के आने का फायदा था, करने का फायदा नहीं था। ये पक्का पता था कि दोनों सही नहीं है, अब दोनों ही गलत है, ये यहां पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल का काम क्या है। अब भाई, जो IAEA है और IP, इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल है, अब ये 2006 में बनी है इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल। इसका काम था कि आर्म्स कंट्रोल हो, आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन एक्सपर्ट्स। 17 कंट्री का काम है। मतलब ये IAEA ब्रॉड लेवल पे बॉडी है, एक छोटी बॉडी है जो क्या है, IP, इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल। मतलब दोनों का काम तो फिसाइल मटेरियल को लेके ही है, पर गोल क्या है, मतलब वहां नेशंस क्या हैं, वहां कम नेशंस इन्वॉल्व हैं इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल में, और IAEA में बहुत सारे नेशंस हैं। जैसे वहां पे सिर्फ 17 नेशंस हैं, और IAEA में इसमें आप पढ़ते रहते हैं, जो हमारी NPT होती है उसको ये इंप्लीमेंट करती है, इसमें नेशंस थोड़े ज्यादा है, बिकॉज इसमें 181 मेंबर स्टेट्स हैं। बस ये समझ लें, वो सब बॉडी है और ये IAEA ब्रॉड बॉडी है। तो गोल इन द सेंस कि काम तो वही है ना, फिसाइल मटेरियल क्या होता है, वही होता है, न्यूक्लियर मटेरियल, पर जो कंट्री इन्वॉल्व है वो उसमें कम है, यहां पे बहुत ज्यादा IAEA में। हु अमंग द फॉलोइंग कैन जॉइन द नेशनल पेंशन सिस्टम। ये 4 ऑप्शन है, एक सही है, हु कैन जॉइन, मतलब 3 नहीं कर पाएंगे, 1 कर पाएंगे। मतलब यहां पे पक्का जब वो दे रहा होगा तो गलती से कोई ना कोई तो इलॉजिकल बात करके गया होगा। अब देखें 29 का, इसको करते हैं कैसे हैं। पहले है, हु कैन जॉइन दिस नेशनल पेंशन स्कीम, रेजिडेंट इंडियन सिटीजन ओनली, मतलब नॉन रेजिडेंट ज्वाइन नहीं कर सकेगा इसको। कहना ये जा रहे हैं कि NRI के लिए नहीं है ये। भाई NRI भी तो सिटीजन ही है तो वो इंडियन ही, चाहे वो NRI है तो सिटीजन ऑफ इंडिया ही वो। तो हम कोई पेंशन स्कीम लेके आए हैं, और उस पेंशन स्कीम में हम ये बोलेंगे कि NRI के लिए नहीं है, ये रेजिडेंट के लिए है, या वर्ड क्या है, ओनली, ये क्या हो जाएगा, गलत। पर्सन्स ऑफ द एज फ्रॉम 21 to 50 ओनली, हु कैन ज्वाइन, जिसकी एज क्या है 21 से 55। और भाई मुझे एक चीज बताओ, पहली बात, 55 में ज्वाइन करा के तुम उसकी पेंशन फिक्स कर रहे हो, 21 है, 18 क्यों नहीं है यहाँ पे? 21 एज कहां से आई? या तो 18 एज हो कोई, 21 नंबर कहां से आया? 18, 19, 20 क्यों नहीं आया? तो नंबर तो 18 होता है ना यहाँ पे। ओनली तो ठीक है, कोई छोड़े, पर यार नंबर क्या होना चाहिए? 18, 19, 20 ने क्या पाप कर दिया, आपने 21 से चूज किया। All state governments employees joining the services after the date of notification by the respective state governments. All central government employees, including those of armed forces, joining the services on and after this. आप देखिए ना, दोनों क्या हैं,
सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स हैं, तो आंसर वैसे भी किसमें से होगा? यहां पे वर्ड क्या है? आर्म्ड फोर्सेस, इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हु आर जॉइनिंग द सर्विसेज ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल। अब दोनों में से एक है, अब ये तो पता लग गया है भाई, पहले तो वैसे ही क्या है, लॉजिकल नहीं है। सी और डी सिमिलर साउंडिंग है, इनमें से एक आंसर है। सेंट्रल या स्टेट, अब मुझे बताओ, स्टेट गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर अ डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने एक डेट बता दी, उसके बाद जो भी ज्वाइन करेगा दोज कैन बिकम ज्वाइन द नेशनल पेंशन सिस्टम। सीम्स वेरी लॉजिकल, सीम्स वेरी लॉजिकल। यहाँ को डेट बताइए, नहीं यहाँ पे क्या बताइए आपको? डेट बताइए। यहाँ एक फैक्ट है, इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेज है, 2 फैक्ट है, यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं है। बस स्टेट गवर्नमेंट वाले जो ज्वाइन कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, बस ये है। यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं है, तो कौन सी ज्यादा सही होगी? सी। डी क्या होगी? गलत, बिकॉज डी में क्या है? 2 फैक्ट्स हैं, तो आई विल मार्क दिस 2 फैक्ट्स एज रॉन्ग। और यहाँ ऊपर वाला यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं है, दिस 2 फैक्ट्स कैन बी मार्क्ड रॉन्ग हमारे पैटर्न के बेसिस पे। आंसर है भी क्या इसका? 29 का आंसर इज सी। तो ऐसे पहुंचना पड़ेगा आपको। आपने दोनों देखी और देखा भाई दोनों में सिमिलर साउंडिंग है, एक है पहले वाली कम फैक्चुअल है और दूसरे वाली क्या ज्यादा फैक्चुअल है, तो मैं ज्यादा फैक्चुअल वाली को गलत मार्क करूंगा, तो डी को गलत मार्क करूंगा और सी को आंसर मार्क करके आऊंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज 30 नंबर क्वेश्चन। 30, with reference to the river Teesta, consider the following statements. The source of river Teesta is the same that of Brahmaputra. भाई मुझे एक चीज बताएं, तीस्ता रिवर सिक्किम से इधर है, वो ब्रह्मपुत्र इधर से आती है, सेम सोर्स कहां से हो जाएगा इनका? ब्रह्मपुत्र भाई आसपास हो सकते हैं, पर ब्रह्मपुत्र इधर से ऐसे आती है इंडिया में, तीस्ता ऊपर से आती है, आसपास कहां है? सोर्स तो नहीं है ना। रिवर रंगीत ऑरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। मतलब अगर आपको 30 का पहला नहीं आता है, इसका मतलब आपने रिवर सिस्टम सही से नहीं पढ़े हैं। अगर आपको ये पता है ना कि पहला तो बिल्कुल गलत है, ऑरिजिनेट थोड़ा बहुत आइडिया है, तो यहां तक पहुंच जाते हैं। हाँ, रिवर रंगीत क्या है? सिक्किम से आती है, ट्रिब्यूटरी ऑफ क्या है? तीस्ता, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। भाई मुझे एक चीज बताएं, तीस्ता रिवर, तीस्ता जो रिवर है, अगर आप देखेंगे कहां से आती है? सिक्किम से। सिक्किम से कहां चली जाती है? ये बांग्लादेश में। बॉर्डर कहां पे आ गया? ये बांग्लादेश के बीच से जाती है, आगे जाके मिल जाती है, बॉर्डर पे नहीं है ये, पूरे की पूरी बांग्लादेश से जाती है ये। तो आपको समझ में आएगा द 30 का आंसर इज गोइंग टू बी बी इज द आंसर। तो आपने देखा कि रिवर तीस्ता पूछी जा चुकी है पेपर में, तो इस लेवल तक की तैयारी करनी पड़ेगी कि आप ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पता हो कहां से आती है, लेफ्ट बैंक राइट बैंक कहां से जाती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेम तीस्ता के बारे में पता हो, गंगा के बारे में पता हो, तो जैसे मेघना है, कुछ रिवर्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, कावेरी, जो महानदी, ये सारी रिवर्स इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनेट कहां से होती हैं, कहां जाती हैं, इतना पता हो, और ट्रिब्यूटरीज क्या है। ये तो रट्टे लगे। अगर ये आने के ये क्वेश्चन आया और आपने गलत कर दिया, फिर वही वाले क्वेश्चन है, ये 25-30 आपको आते होते हैं, 20-25 30, जैसे यहाँ इस पेपर में 30 आते होंगे, क्योंकि पेपर इजी था, कट ऑफ भी ज्यादा थी। तो ये 30 में अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, इस पे भी आप गैस लगा रहे हैं, फिर तो आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है। बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि जो 30 आने हैं उसमें से ही 20 आते हैं, तो आप वैसे ही गेम से बाहर हो गए, बिकॉज आपके 10 क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए थे उसमें से आप 20 प्लस जो नेगेटिव आपकी होती है 6, 16-17 नंबर आप यहीं से लूज कर देते हैं, गेम वहीं खत्म हो जाती है। आपको लगता है नहीं मैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाया जो किसी को भी नहीं आते थे, वो गेम ही नहीं है वहां, तो आपको प्रोबेबिलिटी लगानी है। वहां पे ये दम सीरीज है, माइंडसेट डिकोडिंग का काम करोगे आप, वहां पे प्रोबेबिलिटी लगेगी, वहां पे आप और कुछ नहीं कर पाओगे, बस इसको बार बार डिकोड करते रहोगे। पर वो लिमिटेड नॉलेज को तो एक्वायर करोगे जिसके बेसिस पे आप लॉजिक बना रहे हो, जिसके बेसिस पे आप एक्सट्रापोलेशन कर रहे हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि मेरे को बेसिक्स वाले जो 25-30 क्वेश्चन है वो नहीं गलत करने। इफ आई एम मार्किंग दोज क्वेश्चंस रॉन्ग, आई एम डूइंग अ ब्लंडर, फिर नहीं कट ऑफ क्लियर होती है। तो आपके नंबर क्या आएंगे? दोनों मिला के कट ऑफ से 15-20 नंबर कम आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, जबकि हमें क्या लेके आने हैं? ज्यादा लेके आने हैं। फिर आप कट ऑफ के आसपास घूमते रहते हैं, यहाँ 10 नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका बेसिक्स क्या है? बेसिक स्ट्रांग नहीं है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 31. In tropical regions, Zika virus disease is transmitted by the same mosquito that transmits dengue. Sexual transmission of Zika virus is possible. अब ये आपको अब नहीं आ रहा होगा, उस टाइम Zika virus was in news, तो ये पूछा गया था। तो जो भी डिसीज होती हैं न्यूज में होती हैं वो पूछी जाती हैं। तो उस टाइम Zika वायरस के कारण आपका
सेक्सुअल ट्रांसमिशन के कारण हो रही थी, उस टाइम न्यूज़ में था, तो ये सही है। ट्रॉपिकल और ज़िका वायरस का जो मॉस्किटो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, ये भी सही है। ये दोनों सही फैक्ट्स हैं, पर ये अब नहीं आपको आते होंगे। ये नॉलेज बेस्ड ही हैं। तो ये करने का तरीका क्या है, जो न्यूज़ में वायरसेस न्यूज़ में होते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। तो जो भी ऐसे वायरसेस न्यूज़ में आते हैं, ट्राई टू डू दोज़ थिंग्स। बाकी हम 32 से करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, हम उसमें 32 से लेके बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं सारे कंप्लीट कर देंगे और ऐसे हम पेपर को 2-2 सेशंस में करते रहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ और समझ में आ रही होगी। बिकॉज़ ये सीरीज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये इससे कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट होता है। आपको लगता है कि मेरा पेपर हो जाएगा बिकॉज़ नाउ आई हैव अ कमांड ओवर द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर। एज़ अ एस्पिरेंट नहीं जाना है आप साथ में। साथ में ये भी समझ के जाना है कि जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, उसकी भी क्या लिमिटेशंस हैं। नहीं तो आप हर क्वेश्चन को नॉलेज के बेस पे करना चाहोगे और वो हमेशा पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।